हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक गुप्ता और आप सुन रहे हैं मेरा चैनल क्लब जीएसटी। आज का ये जो वीडियो है ये रिविजनरी वीडियो है फॉर मई 2020 एंड इसमें हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका रिवीजन हम आपको कराएंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है वो रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 16, 17 एंड 18। आपको सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं। सेक्शन 16 जो है, जो वेरी फर्स्ट सेक्शन है, ये बेसिकली ये कहता है इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि आईटीसी की बात सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन करेगा एंड वो रजिस्टर्ड पर्सन भी आईटीसी लेगा तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लेगा जो कि प्रेस्क्राइब की गई हैं इन रूल 36 इज द रेलेवेंट रूल। फिर उसके बाद सेक्शन 17 में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी एंड सेकंड इज ब्लॉक क्रेडिट। अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, ये कंसेप्ट ये है कि अगर आपके द्वारा ली गई कोई भी इनवर्ट सप्लाई जो जीएसटी पेड है जिसका आप आईटीसी लेना चाहते हैं, अगर उस इनवर्ट सप्लाई का आपने जो यूज किया है वो अपना जो सप्लाई का बिजनेस है उसके अलावा आपने उसका कोई नॉन बिजनेस पर्सनल यूज भी किया है, तो टू द एक्सटेंट नॉन बिजनेस यूज है, आप आईटीसी के हकदार नहीं है। आपको उस नॉन बिजनेस यूज से रिलेटेड आईटीसी का टुकड़ा निकालना पड़ेगा, आईटीसी अपॉर्शन करना पड़ेगा और सिर्फ बिजनेस यूज से रिलेटेड जो हिस्सा बनेगा आप उतने का ही आईटीसी लेंगे। सिमिलरली अगर आपकी कोई इनवर्ट सप्लाई जीएसटी पेड है जिसको आपने बिजनेस में यूज किया, पर आपका बिजनेस जो था वो बिजनेस में दो कैटेगरी की सप्लाई आप करते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई एज वेल एज नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब आप यूज तो कर रहे हैं बिजनेस के लिए, बट आपके बिजनेस में अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई इन्वॉल्व है, एग्जेम्प्ट सप्लाई जिस पर आप गवर्नमेंट को कोई भी जीएसटी नहीं भर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड आप आईटीसी हकदार नहीं बनते हैं। आपका बिजनेस अगर कॉमन बिजनेस है, दोनों कामों का है, तो फिर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड टुकड़ा निकालो और वो वाला आईटीसी आप ना लो। जो नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई है जिस पर आप गवर्नमेंट को आईटीसी जीएसटी भर रहे हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड आप आईटीसी लो। सो अपॉर्शनमेंट बेसिकली दो अवस्था में किया जाता है, आपके नॉन बिजनेस एलिमेंट का टुकड़ा बाहर करने के लिए एंड सेकेंड एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड जो आईटीसी बनता है उसको बाहर करने के लिए। अब ये अपॉर्शनमेंट किया कैसे जाता है, तो सेक्शन 17 कहता है उसके लिए डिटेल मैथोलॉजी जो है वो रूल्स में बताई गई है। रूल 42 एंड 43 यूज किए जाते हैं उस अपॉर्शनमेंट के पर्पस के लिए। इसके अलावा सेक्शन 17 में एक और कंसेप्ट जो डिस्कस था वो था ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट आपका ये कहता है कि आपकी कुछ इनवर्ट सप्लाई ऐसी हैं जिनके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन ये डिसाइड कर रखा है कि इन इनवर्ट सप्लाई का क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे। भले ही आप इसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, भले ही आप इसको नॉन एग्जाम सप्लाई के लिए कर रहे हैं, बट ये क्रेडिट हमने देना ही नहीं है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ब्लॉक क्रेडिट। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज है, इनको सेक्शन 17(5) में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 17 बेसिकली दो बातों को बात करेगा, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, वो क्रेडिट जो सारे नहीं मिलने कुछ मिलने हैं, एंड ब्लॉक क्रेडिट वो क्रेडिट जो कि मिलने ही नहीं है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में आने वाले जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 18, और सेक्शन 18 बेटा बेसिकली बात करता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आईटीसी को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हो सकती हैं, सेक्शन 18 ने कुछ को सिलेक्ट करके डिस्कस किया है। मैं हल्का सा एक सिचुएशन आपके सामने ले आता हूं। आपने सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट किया एंड लेट्स सपोज आप टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन में फॉल करते हैं कि आपका जब एक स्पेसिफाइड टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आपका वो टर्नओवर क्रॉस हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब रजिस्ट्रेशन के बाद अब आप आईटीसी डिमांड कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ होगा जरूर कुछ ना कुछ इन जनरल स्टॉक जो होगा आपका अनसोल्ड होगा, और ये ऐसा स्टॉक होगा जो आपने खरीदा तो जीएसटी पेड होगा, बट आपने इसका आईटीसी लिया नहीं होगा उस समय पर, क्योंकि उस समय पर आप रजिस्टर्ड नहीं थे। तो अब सेक्शन 18 ये कहता है ये जो स्टॉक है जो जीएसटी पेड है जिसका पहले क्रेडिट नहीं लिया गया है, इसका क्रेडिट हम आपको दे देंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो वो सेक्शन 18 बताता है। अच्छा, सेक्शन 18 सिमिलरली रिवर्स सिचुएशन में ये भी कहता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी जीएसटी रजिस्टर्ड था और बाद में वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कर रहा है, तो उसके पास कुछ आईटीसी अवेल किया हुआ अनसोल्ड स्टॉक है, तो उस अनसोल्ड स्टॉक के रिस्पेक्ट में फिर उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस पेमेंट के रिस्पेक्ट में सेक्शन 18 कुछ बातें कहता है।
ऐसे ही सेक्शन 18 कहता है, एक और सिचुएशन विजुलाइज करें, आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के बिजनेस में थे और वो अब टैक्सेबल हो गई है। उसके टैक्सेबल होने की वजह से आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, लेकिन आपके पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक है, तो उसका आईटीसी आपको मिलेगा, ऐसी बात सेक्शन 18 कहता है। एंड रिवर्स साइड पर सेक्शन 18 ये कहता है, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई के बिजनेस में थे, आईटीसी ले रहे थे और बाद में आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो आपका कुछ अनसोल्ड स्टॉक जिस पर आपने आईटीसी ले रखा है, आपको वो आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो ले दे करके सेक्शन 18 बेटा स्पेशल सर्कमस्टांसेस को हैंडल कर रहा है, जहां आपको स्टॉक से रिलेटेड क्रेडिट या तो दिया जाएगा या फिर आपसे स्टॉक से रिलेटेड क्रेडिट जो है वो रिवर्स कराया जाएगा। ये सब सिचुएशन हम सेक्शन 18 में डिस्कस करेंगे। मैंने यहां पर आपको 3 सेक्शंस का ओवरव्यू दिया, सेक्शन 16, 17 एंड 18। तीनों ही सेक्शन अपने आप में अहम है और जब आप इन पर डिस्कशन के लिए जाएंगे तो तीनों में ही आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज देखने को मिलेंगे। हमने आईटीसी के चैप्टर की वीडियो को जो प्लान किया है वो अकॉर्डिंगली 3 पार्ट में प्लान किया है। पार्ट 1 सेक्शन 16 का डिस्कशन रखेगा, पार्ट 2 17 का डिस्कशन रखेगा एंड पार्ट 3 जो होगा उसमें हम सेक्शन 18 का डिस्कशन करेंगे। आज ये जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 1 ये है बेटा, इसमें हम आपके साथ सेक्शन 16 डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं अपने सभी रिविजनरी वीडियो जो मई 2020 के एग्जामिनेशन के लिए हमने तैयार किए हैं, उनके लिए जो हमने बेस मटेरियल, रिसोर्स मटेरियल जो यूज़ किया है वो अपना नया क्वेश्चन बैंक का जो रिवाइज्ड एडिशन है मई 2020 उसको हमने यूज़ किया है। तो इस रिवीजन के लिए भी मैं उसी क्वेश्चन बैंक को यूज़ कर रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन बैंक में 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 179 पर आपका आईटीसी का चैप्टर है, राइट ऑन द स्क्रीन आपको दिखाई ही दे रहा होगा। उसका डिस्कशन अब हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा जी स्क्रीन पर पेज नंबर 179 ऑफ द वॉल्यूम 1 ऑफ द क्वेश्चन बैंक। देखिए पेज नंबर 179 पर तो बेटा हमने सिंपली जो मेंशन कर रखा है वो जो सेक्शंस यूज हुए हैं, सेक्शन 16, 17 एंड 18 जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड सेक्शन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो रूल जो है वो मेंशन किए गए हैं। अच्छा, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप सब लोगों को मेरी एडवाइस रहेगी कि आप पूरी कोशिश करिएगा कि आपको सेक्शंस तो याद हर हालत में करने हैं, सेक्शन के साथ एसोसिएटेड जो रूल्स हैं अगर वो भी आप इस चैप्टर के लिए याद कर लेते हैं तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन ऑन योर एग्जामिनर। तो कोशिश करिएगा कि यहाँ रूल्स भी साथ में नंबर के साथ जो है वो याद कर पाए। तो ये आप टेबल जो है इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन एंड एसोसिएटेड रूल्स क्योंकि सामने लिखे हैं तो आपको याद रखने में जो है वो आसानी रहेगी। अभी हम अपनी रिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं और नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे हमारे पास 3 चार्ट्स बने हुए हैं बेटा। ये 3 चार्ट्स के बेसिस पर हम अपने सेक्शन 16 को पूरा रिवाइज करेंगे और रिवीजन करते टाइम इनफैक्ट मैं आपको कई सारे और एडवांस इश्यूज जो हैं वो भी इसमें इंटरलिंकिंग में साथ में समझाऊंगा। सो आर यू रेडी फॉर द रिवीजन? चलिए लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन 16 से। डायग्राम्स आपके सामने हैं। अच्छा, इस रिविजन वीडियो में बेटा मैं लिखने का काम कम करूंगा क्योंकि चैप्टर लेंदी है, तो मैंने अपनी तरफ से जो आपको समझाना है वो डायग्राम्स में ही मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। सो आप अटेंटिवली सुनिएगा। सेक्शन 16 हम उठाए तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ये हमें ये कहता है क्रेडिट की बात सिर्फ वही व्यक्ति करे जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा चुका है। आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए तभी आपके लिए आईटीसी के दरवाजे खुलेंगे, अदरवाइज आईटीसी के दरवाजे आपके लिए नहीं है। तो हम प्रिज्यूम करते हैं हमारे पास ए लिमिटेड एक बिजनेस एंटिटी है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब इसके जीएसटी में रजिस्टर्ड होने का इंप्लाइड मतलब क्या है कि ये जो आउटवर्ड सप्लाई करता है उस आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी इज पेबल, उसको ये एज अ रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो गवर्नमेंट को डिस्चार्ज कर रहा है। जो जीएसटी पेबल हो सकता है वो जीएसटी पेबल इसका इंट्रास्टेट सप्लाई अगर कर रहा हो तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी हो सकता है, और अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो वो आईजीएसटी हो सकता है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी एक्सपोर्ट्स कर रही है, कोई बिजनेस एंटिटी एक्सपोर्ट सप्लाई कर रही है, तो एक्सपोर्ट सप्लाई आपको पता है एक्सपोर्ट सप्लाई बिना आईजीएसटी पे किए हुए भी की जा सकती है। एक्सपोर्ट सप्लाई आप जानते हैं वो इंटरस्टेट सप्लाई होती है, उसके ऊपर आईजीएसटी की लेवी तो आती है, पर उसके लिए आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 16 आईजीएसटी एक्ट का ये कहता है कि वो अंडर बॉन्ड या एलयूटी जो है वो बिना आईजीएसटी पे किए हुए भी की जा सकती है। इन केस आप एक्सपोर्ट्स करते हैं
और अंडर बॉन्ड एलयूटी बिना आईजीएसटी पे किए हुए करते हैं, तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस सप्लाई पर आप आईजीएसटी नहीं पे करते तो भी आप रजिस्टर्ड तो होंगे, बिकॉज बॉन्ड या एलयूटी आपने एग्जीक्यूट किया होगा, आप जीरो रेटिंग के बेनिफिट भी चाहेंगे। तो इधर जीएसटी का लॉ ये कहता है एक्सपोर्ट सप्लाई वाले आदमी आईजीएसटी नहीं भी पे करेंगे तो भी वो रजिस्टर्ड होंगे और वो अपने आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आप अपना सेक्शन 16 आईजीएसटी एक्ट का एक बार के लिए उठा करके क्रॉस रेफरेंस में देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट्स जीरो रेटेड सप्लाई एक ऐसा एग्जांपल है जहां आईजीएसटी पे नहीं होता पर फिर भी आपको रजिस्टर्ड कराने को बोला जाता है और आपको अपने आईटीसी भी दिए जाते हैं। तो मैंने यहां डायग्राम में मेंशन कर दिया कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई वो है जिस पर या तो जीएसटी पेबल है या फिर आपकी आउटवर्ड सप्लाई है जीरो रेटेड सप्लाई। दोनों ही केसेस में आप अपनी सप्लाई प्रॉपर टैक्स इनवॉइस पर करते हैं। अच्छा, नाउ अब ये जो रजिस्टर्ड एंटिटी है ये जो होगा अब कहती है जी अब मुझे आईटीसी मिलेगा किस चीज का, तो सेक्शन 16 ये कहता है आपने अपनी इस आउटवर्ड सप्लाई को करने के लिए जो भी इनवर्ड सप्लाई ली, भले ही वो गुड्स की हो या सर्विसेज के लिए हो, आपने अपनी जो भी इनवर्ड सप्लाई ली जिस पर आपने जीएसटी पे किया हुआ है उस जीएसटी पेड का हम आपको क्रेडिट देंगे जिसको हम बुलाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो इनवर्ड सप्लाई है उस पर आपने बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस दिए हों, ऐसा हो सकता है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज आप इनवर्ड सप्लाई पर जो भी टैक्सेस देंगे सब टैक्सेस का क्रेडिट नहीं है, आपने उस पर जो जीएसटी दिया होगा आपको सिर्फ उसका क्रेडिट मिलता है। जीएसटी के क्रेडिट को हम बोलते हैं आईटीसी। ये बात हमें कैसे पता चलती है? आईटीसी जब हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो दिस इज क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। एंड इनपुट टैक्स क्या होता है उसको उन्होंने सेक्शन 262 में डिफाइन किया हुआ है और उसमें उन्होंने बोला है कि एक एंटिटी जो भी प्रोक्योरमेंट करती है, भले ही गुड्स का या सर्विसेज का, उस पर उसने जो जीएसटी पे किए होते हैं उन जीएसटी को हमसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो अकॉर्डिंगली आपको जो क्रेडिट मिलेगा वो सिर्फ जीएसटी जो पेड होगा उसका मिलेगा। अब वो जीएसटी आपका जो पेड होगा वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, कुछ भी हो, सब तरीके के जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, पर नॉन जीएसटी टैक्स, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऐसा कोई टैक्स आपने पे किया है तो उसका आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्रेडिट लेते टाइम जो बिजनेस एंटिटी होगी, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, उसको इस बात का ध्यान में रखना है कि अगर वो गुड्स का क्रेडिट ले रहा है तो गुड्स का क्रेडिट लेते टाइम उसे गुड्स को दो कैटेगराइजेशन में फिक्स करना पड़ेगा। अगर उसने जो गुड्स खरीदे वो गुड्स है जिनको वो अपने बुक्स में कैपिटलाइज करता है, फॉर एग्जांपल कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर है और वो कोई मशीन खरीद के लाया है जो मशीन वो बुक्स में कैपिटलाइज करता है, तो इस मशीन का क्रेडिट जब वो लेगा तो इसका क्रेडिट लेगा इन द कैपेसिटी ऑफ कैपिटल गुड्स। अदर गुड्स जिनको वो अपनी बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करता है उनको अगर वो लेकर के आता है तो उनका क्रेडिट वो लेगा एज एन इनपुट। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं सेक्शन 219 में डिफाइंड है, इनपुट्स क्या होते हैं 259 में डिफाइंड है और बड़े ही सिंपल तरीके से डिफाइंड है। कैपिटल गुड्स को वो क्या कह रहे हैं जी? कैपिटल गुड्स का मतलब है गुड्स विच आर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपके मशीनरी आइटम जो है वो कैपिटलाइज जो कर रहे हो वो कैपिटल गुड्स है। और इनपुट्स क्या है? गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, मतलब कोई भी आइटम जो आपने बुक्स में कैपिटलाइज नहीं किया है वो आपका है इनपुट। ये कैटेगराइजेशन आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल गुड्स है तो भी आपको आईटीसी मिलता है, पूरा ही मिलता है, इकट्ठा ही मिलता है। इनपुट्स है तो भी आपको आईटीसी मिलता है, पूरा ही मिलता है, इकट्ठा ही मिलता है। बट फिर भी ये कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ये कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। समरी पॉइंट्स आपको दे देता हूं, देखिएगा, बड़ा सिंपल सा। आप जब भी गुड्स लाएं तो पहले फिक्स कर ले कि वो 219 में कैपिटल गुड्स बन रही है या फिर वो 259 में इनपुट्स बन रही हैं। और डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर रहे हो तो कैपिटल गुड्स है, अगर एक्सपेंस बुकिंग कर रहे हो तो वो आपके जो है वो इनपुट्स है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके लिए ले लिया। मान लीजिए कोई फैब्रिक मैन्युफैक्चर है, उसने कोई मशीन परचेज करी, हाई वैल्यू मशीन, उसने क्या किया, उसे बुक्स में कैपिटलाइज, तो अकॉर्डिंगली उसको आईटीसी के लिए कैपिटल गुड्स ट्रीट करना है, वो इनपुट्स नहीं है। उस मशीन के वो स्पेयर्स खरीदता है, लो वैल्यू आइटम्स, तो वो जो स्पेयर्स है वो कैपिटलाइज नहीं किए उसने, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो क्या ट्रीट किए जाएंगे? इनपुट। स्ट्रेसफुली बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आपके गुड्स कैपिटल गुड्स हैं तो भी क्रेडिट है, पूरा क्रेडिट है, इमीडिएटली मिलता है। इनपुट्स है तो भी पूरा क्रेडिट है, इमीडिएटली मिलता है। पर
डिफरेंस नोट डाउन कर लीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमें काम आएगा। इन दोनों के बीच में कहीं कहीं जीएसटी में ट्रीटमेंट में फर्क है, वो ट्रीटमेंट जहां इन दोनों में फर्क है वो मैं आपको बताता हूं। दो असेंशियल डिफरेंसेस, अगर आप कोई चीज एज एन इनपुट्स खरीद के लाए, आपने आईटीसी लिया एंड सब्सिक्वेंटली आपने उस इनपुट को बेच दिया, तो इनपुट को बेचने पर आपका जीएसटी जो होगा वो पेबल बन जाएगा इन अ नॉर्मल फैशन। आप कोई भी सेल करते हैं तो जैसे जीएसटी लायबिलिटी निकालते हैं, आपने इनपुट की सेल करी तो वैसे ही आप जीएसटी पेबल निकाल लेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे थे, आईटीसी लिया था, बुक्स में कैपिटलाइज किया, अब ये जो कैपिटल गुड्स थे, आप ये ध्यान रखते हैं, आपको सबको पता है जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल बाय डिफॉल्ट प्रिज्यूम की जाती है। अब इस कैपिटल गुड्स को अगर आपने पार्शियल यूज करके लेट्स सपोज सोल्ड आउट कर दिया फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो बेचने पर जो जीएसटी पेबल बनेगा आपसे स्ट्रेट अवे वो नहीं लिया जाता। रेदर देन सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करता है, अगर कैपिटल गुड्स जिन पर आईटीसी लिया गया था वो बेचे गए हैं तो उन पर सेल वाला जो जीएसटी बना वो नहीं, रेदर देन दो अमाउंट निकाले जाएंगे और दोनों में से जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। वो दो अमाउंट कौन से हैं जी? सबसे पहला अमाउंट तो जो सेल पर नॉर्मल जीएसटी लायबिलिटी बनती थी वो निकालो। इसके अलावा आप एक और चीज कंप्यूट करो कि इस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको ये सोच के पूरा दिया गया था कि इसे आप यूज करेंगे, पर आपने इसे अगर पार्शियल यूज के बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया तो जितना पीरियड आपने यूज किया उससे रिलेटेड आईटीसी जो आपका बनता है वो घटा दिया जाएगा, और जितना पीरियड आपने यूज नहीं किया उससे रिलेटेड जो आईटीसी बच गया वो अमाउंट निकलवा दिया जाएगा। और अब आपका जो जीएसटी पेबल था और ये जो आईटीसी निकलवाया गया जिसको हम रिड्यूस्ड आईटीसी भी बोलते हैं, इनमें से जो भी हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो लेट्स सपोज आपने कैपिटल गुड्स खरीदी थी 1 लाख रुपए की, जिस पर 18,000 का जीएसटी पेड था। इस जीएसटी एलिमेंट का आपने जो था वो आईटीसी लिया था। अब इस कैपिटल गुड्स को लेट्स सपोज आप 10 महीने यूज करने के बाद सोल्ड आउट कर देते हैं। तो अब जब आप सोल्ड आउट कर देते हैं तो आपने जिस भी प्राइस पर इसे सोल्ड आउट किया उस पर 18% की इस आइटम पर टैक्स रेट है, तो इस पर ये जो नॉर्मल जीएसटी बनता है आपको ये जीएसटी निकालना है। इसके अलावा आपको एक और कंप्यूटेशन करनी है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड आईटीसी, और ये कंप्यूटेशन आपको इस तरीके से करनी है कि आपने 18,000 का आईटीसी लिया था जो हमने आपको दिया था विद द प्रिजम्पशन की इसकी जो 5 साल की जीएसटी में प्रिज्यूम लाइफ होती है आप उसके लिए यूज करेंगे। अब आपने अगर सिर्फ 10 महीने यूज करने के बाद इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो 10 महीने तक तो आपने इसे यूज किया, तो इतना तो आईटीसी आपके हक का बनता है, पर जो आपने यूज नहीं किया इतना आईटीसी आपके हक का नहीं बनता, तो इतना आईटीसी का टुकड़ा आपका रिवर्सल का बनता है। अब वो निकालेंगे कैसे? उसके लिए लो ये कहता है जी जितना भी आपने यूज किया उस यूसेज का नाम का आप 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर वो निकाल लें। 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, जैसे यहां 10 महीने उसने यूज किया है तो 3 तो पूरे क्वार्टर हो गए और 1 महीना पार्ट ऑफ द क्वार्टर हो गया, तो 10 महीने का मतलब इफेक्टिवली आपका 4 क्वार्टर हो गया और ये 20 क्वार्टर हो गया। तो 18,000 का आईटीसी आपने लिया था, इसमें से 20% जो होगा वो बेसिकली आपका जो होगा वो घटा दिया जाएगा। कितना? 20% जो है वो आपका बेसिकली जो है वो घटा दिया जाएगा, और जो 80% बचा वो आपका हो गया रिड्यूस्ड आईटीसी, 18,000 का 80%। और अब लो ये कहता है जी आपने जितने पर भी बेची उस पर जीएसटी जो भी बनता है वो, या फिर रिड्यूस्ड आईटीसी जो मैंने आपको समझाया वो कैलकुलेट किया गया, इसमें से जो भी अमाउंट हायर होगा वो जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो एक तो डिफरेंस कैपिटल गुड्स या इनपुट्स का ये है कि सेल ट्रीटमेंट जो होगा वो अलग अलग है। इसके अलावा और जो डिफरेंस है वो है आईटीसी अपॉर्शनमेंट को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला सेक्शन 17 में आईटीसी का अपॉर्शनमेंट होता है, तो इनपुट्स का जब अपॉर्शनमेंट कराया जाता है सेक्शन 17 में
तो इनपुट का अपॉर्शनमेंट एक अलग तरीके से कराया जाता है। इनपुट्स के अपॉर्शनमेंट के लिए उन्होंने रूल 42 बनाया हुआ है, जिसमें वो अपॉर्शनमेंट कराने के लिए आपसे एक बार प्रोविजनल कंप्यूटेशन कराते हैं एंड आफ्टर ईयर एंड फाइनल कंप्यूटेशन कराते हैं। उस तरीके की डिटेल चर्चा मैं कर नहीं रहा, वो मैं आपको सेक्शन 17 की वीडियो में डिस्कस करूंगा, सिर्फ आपको डिफरेंस बोल रहा हूं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके कैपिटल गुड्स का कॉमन यूज इन्वॉल्व होता है तो कैपिटल गुड्स का जो अपॉर्शनमेंट होता है वो रूल 43 के तरीके से कराया जाता है, और वहां जो अपॉर्शनमेंट है उसका तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है। उसमें प्रोविजनल और फाइनल इस तरीके की स्टोरी नहीं होती, उसमें डायरेक्टली फाइनल कंप्यूटेशन जो है वो कराई जाती है। ये वाला डिफरेंस जो होगा ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा सेकंड वीडियो में, जहां हम सेक्शन 17 डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि कैपिटल गुड्स या इनपुट्स का कैटेगराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ जगह पर इनमें फर्क है। और एक बात आपको और बता देता हूं, कैपिटल गुड्स और इनपुट्स का एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस आएगा रिफंड में। नॉर्मली अगर किसी एंटिटी को आईटीसी दिया जाता है तो वो आईटीसी दिया जाता है कि आप इसे यूज करें जब आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करें। अगर कभी आपका आईटीसी सरप्लस बच जाए तो उसको आपको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना होता है फ्यूचर यूज के लिए, उसका रिफंड नॉर्मली नहीं मिलता। हाँ, लेकिन सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ने दो सिचुएशंस रिकॉग्नाइज कर रखी है जहां पर वो आईटीसी का रिफंड देते हैं। रिफंड की रिविजनरी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, सुनने से अगर क्लिक ना हो रहा हो तो आप उन वीडियोस को सुन सकते हैं। तो दोबारा बोलता हूं, आईटीसी नॉर्मली इज नॉट रिफंडेबल एक्सेप्ट इन 2 सिचुएशंस जो सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ने लिखी है। और वो 2 सिचुएशंस क्या है? नंबर 1, अगर पर्सन 0 रेटेड सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट्स या एसईजेड को बेचता है, तो वो रिफंड ऑफ आईटीसी ले सकता है। या फिर अगर कोई पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आती है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब आप सभी जानते हैं, जहां पर उसके इनवर्ड सप्लाई का टैक्स रेट ज्यादा है उसकी आउटवर्ड सप्लाई के टैक्स रेट से, जिसकी वजह से उसका इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी जो है वो खड़ा रह जाता है, अनयूटिलाइज रह जाता है। तो उस केस में भी वो रिफंड ले सकता है। अब ये जो 2 केसेस हैं जहां रिफंड मिलता है आईटीसी का, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यही 2 सिचुएशंस हैं। इन 2 सिचुएशंस में भी जो रिफंड मिलता है वो ध्यान रखिएगा कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, इनपुट्स का मिल जाता है। तो रिफंड के एंगल से भी कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स में फर्क है। कैपिटल गुड्स के आईटीसी नेवर रिफंडेबल, इनपुट्स के आईटीसी आर रिफंडेबल। तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि करेक्ट कैटेगराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज 3 जगह इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो है वो अराइज हो जाते हैं। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई एम सेइंग, किस 3 जगह पर डिफरेंसेस है? नंबर 1, आईटीसी अवेल करने के बाद अगर आपने इनपुट या कैपिटल गुड्स को बेचा तो वहां डिफरेंस है। अगर आपके इनपुट या कैपिटल गुड्स कॉमन कैटेगरी थे, अपॉर्शनमेंट वाले प्रोसेस में थे, तो वहां डिफरेंस है। एंड लास्ट, आईटीसी के रिफंड की सिचुएशन अगर आती है तो इनपुट्स के तो मिल जाते हैं 2 सिचुएशन में, बट कैपिटल गुड्स के किसी भी सिचुएशन में नहीं मिलते। ओके जी, अगली बात करते हैं। अब जो भी रजिस्टर्ड एंटिटी है अपने गुड्स जब भी खरीदेगी प्रॉपर कैटेगराइजेशन करेगी। सर्विसेज की जब बात आएगी तो सर्विसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप किसी भी तरीके की सर्विस लें, आप अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरीके की सर्विस लें, सर्विस में आपको कोई कैटेगराइजेशन नहीं करना। आपकी सर्विस हमेशा एक ही नाम से पुकारी जाएगी, इनपुट सर्विस। सेक्शन 260 में यह बोला गया है कोई भी सर्विस जो कि पर्सन अपने बिजनेस के लिए लेता है वो उसकी इनपुट सर्विस है। अच्छा, अब इनपुट सर्विस के एंगल से अगर मैं आपको बात करूं तो अब ध्यान दीजिएगा, सर्विस में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। अगर आपने कोई सर्विस ली जो बड़ी वैल्यू की सर्विस थी, आपने उसको कैपिटलाइज किया फॉर सर्टेन रीजन, तो भी वो इनपुट सर्विस ही पुकारी जाएगी। अगर आपने उसे कैपिटलाइज नहीं किया, आपने उसकी सिंपली एक्सपेंस बुकिंग करी है, तो भी वो इनपुट सर्विस ही पुकारी जाएगी। सर्विस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। पर आप याद रखेंगे, एक जगह पर जीएसटी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस डाला हुआ है कि वो सर्विस एक्सपेंस आपने कैपिटलाइज किया था या फिर आपने सिंपल एक्सपेंस बुक करके छोड़ दिया था। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बेटा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस याद है जी? वर्क्स
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस क्या होती है, सेक्शन 2119 में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है जीएसटी में। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आप कोई ऐसी सर्विस लेते हैं जिसमें सिर्फ सर्विस नहीं, सर्विस प्लस गुड्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो एक्टिविटी लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए अपनी फैक्ट्री की रिपेयर कराई, और जिस वेंडर से आपने रिपेयर कराई, जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर उस रिपेयर में जो लेबर यूज होनी है, सर्विस एलिमेंट, वो हैंडल करेगा। उसके अलावा उस रिपेयर में जो मटेरियल यूज होना है वही हैंडल करेगा। लेबर प्लस मटेरियल दोनों वो कॉन्ट्रैक्टर हैंडल करेगा, आपको तो वो एक कंबाइंड जो बिल जो होगा वो दे देगा। तो इस एक्टिविटी को बोला जाता था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। और आपको याद होगा जीएसटी में शेड्यूल 2 ने ये बोल रखा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट जीएसटी करेगा। है तो इसमें दोनों एलिमेंट, बट जीएसटी में हमेशा इसको ट्रीट किया जाएगा कि ये सर्विस है। अच्छा, अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस जो आप लेते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस जो आप लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को लेकर के सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट में एक बड़ी बात ये लिखी हुई थी कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस के क्रेडिट जो हैं वो ब्लॉक्ड है। सेक्शन 17(5) में ये बात लिखी हुई थी बेटा। और वहां पर ये खास तौर से लिखा हुआ था कि अगर आपने जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस ली है, अच्छा, वो चाहे आपने कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन के लिए ली हो, या आपने एडिशन अल्टरेशन के लिए ली हो, या आपने रिनोवेशन या रिपेयर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ली हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस, इसका एब्रिविएशन आप याद रख सकते हैं, 2 बार कार लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन के लिए, एडिशन अल्टरेशंस के लिए, रिनोवेशन और रिपेयर के लिए, किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब आपने अगर इस तरीके की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली तो सेक्शन 17(5) कहता है आपका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, बट विद अ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ये सर्विस का जो खर्चा था अगर कैपिटलाइज किया गया तो ब्लॉक है, अगर कैपिटलाइज नहीं किया गया, एक्सपेंस बुक किया गया, तो फिर आपको आईटीसी एडमिसिबल रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस कैपिटलाइज की गई तो आईटीसी ब्लॉक्ड है, अगर एक्सपेंस बुकिंग की गई तो फिर आईटीसी ब्लॉक नहीं है, आईटीसी इज एडमिसिबल। आप रिनोवेशन पर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, उसे कैपिटलाइज करते हैं, आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर आप रिनोवेशन पर माइनर एक्सपेंस करते हैं या रिपेयर पर माइनर एक्सपेंस करते हैं, उसे कैपिटलाइज नहीं करते, तो आपका आईटीसी एडमिसिबल है। तो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, गुड्स कभी भी खरीदेंगे तो गुड्स तो खरीदते टाइम कैटेगराइजेशन है, कैपिटल गुड्स है या फिर इनपुट, और कई जगह फर्क भी है। सर्विसेज में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, सर्विस सिर्फ और सिर्फ इनपुट सर्विस के नाम से उसका क्रेडिट बुक किया जाएगा। सर्विसेज में कैपिटलाइज हुई या एक्सपेंस बुकिंग हुई कहीं नहीं देखना, सिर्फ एक जगह देखना है, जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपने सर्विस ली है और आप उसका आईटीसी लेना चाहते हो। कैपिटलाइजेशन के केस में आईटीसी नहीं है, पर एक्सपेंस बुकिंग के केस में आईटीसी है। बाकी 17(5) जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो और डिटेल्स में बात करेंगे। अभी डायग्राम फोकस और बात करते हैं। तो ये है हमारी जी डायग्राम में ए लिमिटेड जीएसटी रजिस्टर्ड, और इसने अब जो भी इनवर्ड सप्लाई ली है गुड्स या सर्विस की, उसे कैपिटल गुड्स, इनपुट या इनपुट सर्विस में कैटेगराइज करते हुए ये आईटीसी लेगी। और आईटीसी का मतलब इस इनवर्ड सप्लाई पर जो भी जीएसटी पे किया होगा उसका वो क्रेडिट लेंगे। अच्छा, अब आपने जो इसके ऊपर जीएसटी पे किया होगा वो आप ध्यान रखेंगे। आपने इसके ऊपर जीएसटी पे क्या किया होगा, आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया होगा, टेंशन नहीं लेना, क्रेडिट ले लेना। आपने आईजीएसटी पे किया होगा, टेंशन नहीं लेना, आप क्रेडिट ले लेना। डिटेल के लिए थोड़ी सी एक बात और बोलता हूं बेटा, जब आप ये अपनी इनवर्ड सप्लाई खरीदोगे, ये इनवर्ड सप्लाई जब आप अपनी लेंगे तो इनवर्ड सप्लाई आप खरीदेंगे कहां से, या तो आप विद इन इंडिया से लेंगे या फिर आप लेंगे आउटसाइड इंडिया से। तो जैसे मान लीजिए मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, इसने कोई कैपिटल गुड्स या इनपुट्स खरीदे और वो खरीदे विद इन इंडिया से। अब विद इन इंडिया में अगर इसने सेम स्टेट से खरीदे तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग के मिल गए। अगर इसने किसी दूसरे स्टेट से खरीदे तो आईजीएसटी लगकर मिल गए। ये क्रेडिट सबका ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके का जीएसटी इज इनपुट टैक्स। अच्छा, अगर इसने ये जो गुड्स थे वो इंडिया से नहीं खरीदे, ये इंडिया से कहीं से बाहर से खरीद के लाया,
तो आप जानते हैं अगर आप गुड्स बाहर से इंडिया में लाओगे तो आपको उन गुड्स की कस्टम क्लियरेंस करानी पड़ेगी बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पर, और उन गुड्स की जब आप कस्टम क्लियरेंस कराएंगे तो आपको पोर्ट पर ड्यूटी पेमेंट करके कस्टम क्लियरेंस मिलेगी। और आप जानते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर प्रेजेंटली इंडिया में कस्टम ड्यूटी बीसीडी भी लगती है, एंड इसके अलावा जीएसटी में आईजीएसटी भी लगता है। आई होप यू स्टिल रिमेंबर दिस। गुड्स का इंपोर्ट है, कस्टम क्लियरेंस के टाइम पर आपको कस्टम ड्यूटी भी भरनी पड़ती है विद द नेम ऑफ बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंड जीएसटी भी भरना पड़ता है, आईजीएसटी। एंड प्लीज रिमेंबर, काइंडली रिमेंबर कि आपने जो आईजीएसटी भरा होगा सिर्फ आपको उसका आईटीसी मिलेगा, बीसीडी का आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज आईटीसी इज credit of input tax. And what is input tax? Input tax is GST. Any tax other than GST is not an input tax. Similarly, अगर आप किसी सर्विसेज को इंडिया से लेते हैं, CGST प्लस SGST, ले लो ITC, IGST लगा है, ले लो ITC। अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं तो सर्विसेज के इंपोर्ट के ऊपर IGST आप रिवर्स चार्ज में पे करेंगे। जो भी IGST है उसका आप ITC ले लेना, बिकॉज सब तरीके के GST का आपको ITC दिया जाता है। अब दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये आपका बेटा पहला डायग्राम था, ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको चेक करने हैं। अच्छा, अब इसके बाद सेक्शन 16 और क्या क्या बातें करता है, मैं अपना दूसरा डायग्राम यूज करता हूं। सेक्शन 16 हमारे पास 4 सबसेक्शन में है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, 4। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 ये कहता है बेटा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, मैं एक्सप्लेन कर चुका, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसने अपने बिजनेस को करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लिए, उन गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी इनपुट टैक्स उसने पे किया, दैट इज जीएसटी, वो उस इनपुट टैक्स का आईटीसी क्लेम कर सकता है। दोहराना चाहूंगा, थोड़ा फोकस बढ़ाना है आपको। एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने बिजनेस को करने के लिए जो भी गुड्स या सर्विसेज खरीदे और उस पर इनपुट टैक्स जीएसटी पे कर रखा है, वो उस इनपुट टैक्स का जो है वो आईटीसी ले सकता है, और उसको वो जो आईटीसी लेना है वो आईटीसी जो होगा वो उसके ई क्रेडिट लेजर में जो होगा, अकाउंट फॉर जो होगा वो किया जाएगा। ठीक है जी। 16(1) से आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द क्रेडिट एंड ही कैन टेक क्रेडिट ओनली ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड यूज फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस, एंड फर्दर क्रेडिट उसे सिर्फ जीएसटी का ही मिलेगा। ये 3 अहम बातें, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, बिजनेस रिलेटेड मिलेगा और जीएसटी एलिमेंट का मिलेगा, नॉन जीएसटी एलिमेंट का नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुई। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 को अब मैं डेप्थ में अगर आपको दिखाऊं तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, वहां तो समराइजेशन था, अब थोड़ा सा डेप्थ में 1-2 पॉइंट और आपको इसमें क्लियर करता हूं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 वो ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन वो आईटीसी ले, जो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस के लिए लाया है सिर्फ बिजनेस रिलेटेड आईटीसी ले, और उस पर जो इनपुट टैक्स पेड है, इनपुट टैक्स से हमारा मतलब हो गया जीएसटी जो पेड है, उसका वो क्रेडिट ले। इस क्रेडिट को हम बोलेंगे आईटीसी। आई होप यू आर ओके विद दिस। अच्छा जी, फिर उसके बाद सेक्शन 16(1) में ये भी लिखा हुआ है फर्दर, अब ये जो भी आईटीसी है, ये आईटीसी आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, ये आईटीसी आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस एंड सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, और वो कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगी उसको हम रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड करेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन हो, बिजनेस रिलेटेड आईटीसी मांग रहे हो, जीएसटी एलिमेंट का ध्यान रखना है, उसको लेने के लिए भी आपको कुछ कंडीशंस एंड कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी जो कि रूल्स में बताई गई होंगी, वो आपको जो होगी वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। और रेस्ट्रिक्शंस की जहां तक बात है, ये रेस्ट्रिक्शन वर्ड बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेस्ट्रिक्शन जो है, अभी एक लेटेस्ट रेस्ट्रिक्शन आईटीसी के अवेलमेंट को लेकर के रूल 36
सब रूल 4 में जो है वो बताई गई है। तो यहां मैंने रेस्ट्रिक्शंस हाईलाइट करी। रूल 36(4) जो कि अक्टूबर 2019 से इंसर्ट हुआ है, उसने एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन जो है वो पर्सन के ऊपर डाली है, जिसमें यह कहा गया है कि आप जिस इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी लेंगे वो आपकी जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपके जीएसटीआर 2 में अगर आपकी इनवर्ट सप्लाई रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप उसका आईटीसी पूरा ले लें। अगर कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाई है जो आपकी जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बिकॉज उसके सप्लायर ने उसे अभी तक अपनी जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो आपकी 2A में नहीं आ रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपको आईटीसी मिलेगा वो पूरा ना मिलकर के वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है। 2A में जितना आ रहा है वो सारा लो, जो नहीं आ रहा उसका सारा नहीं मिलना, उसका कितना मिलना है। तो उन्होंने बोला 2A में जितना आ रहा है उसका 20% का बफर निकाल लो। 20% का बफर जो होगा वो मैक्सिमम आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है उन सप्लाईज के रिस्पेक्ट में जो कि आपका 2A में कवर नहीं हो रहा है। अच्छा, 36(4) की जो रेस्ट्रिक्शन है, दिस इज अ न्यू रेस्ट्रिक्शन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, 36(4) लेकिन इस लेक्चर का पार्ट नहीं रहेगा बिकॉज 36(4) को अमेंडमेंट लेक्चर में हमने डिटेल्स में कवर कर रखा है और वो अमेंडमेंट लेक्चर भी ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब पर है, तो 36(4) को मैं यहां दोबारा रिपीटिशन में नहीं लूंगा। 36(4) को फॉर द टाइम बिंग के लिए साइड कर दें आप। मैं दोबारा दोहराता हूं, 16(1) ने क्या बोला, रजिस्टर्ड पर्सन हो, बिजनेस रिलेटेड जो भी गुड्स या सर्विसेज लाए हो उसका आईटीसी लो और उस पर जीएसटी एलिमेंट जो है उसी को हम इनपुट टैक्स से बोलेंगे, उसका आप आईटीसी ले लो। कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस जो भी हम प्रेस्क्राइब करेंगे वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये बोलते हैं जो क्रेडिट आपको लेना है वो लेना किस तरीके से है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीबॉडी बी अटेंटिव। सेक्शन 16(1) बोलता है अब ये जो आपको क्रेडिट बनेगा, ये क्रेडिट का मैनर ऑफ अवेलमेंट, आपको वो किस तरीके से लेना है। अच्छा, इस अवेलमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूं इससे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहूंगा बेटा, दो वर्ड्स होते हैं, अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट को अवेल करना, बुक करना, एंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उस क्रेडिट को यूज करना, यूज करके जो फायदा मिला उसको यूज करना। हमारा ये जो चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का 16, 17, 18 जो भी है, ये सिर्फ अवेलमेंट फोकस्ड है। क्रेडिट जो आएगा उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना है, वो यूटिलाइजेशन हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर रहेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स, वो वहां पर डिस्कस्ड होगा। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम सब डिस्कस कर देंगे कि आप अपने क्रेडिट अवेल कैसे करते हैं। अच्छा, तो अब सेक्शन 16(1) ये कहता है कि जो भी क्रेडिट आप अवेल करेंगे उस क्रेडिट को अवेल करने का मैकेनिज्म, मैनर क्या होगी, तो वो कहते हैं वो अवेल किया जाएगा एज पर द मैनर विच हैज बीन लेड डाउन इन सेक्शन 49। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीबॉडी बी अटेंटिव। एज पर द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। अब सेक्शन 49 आपका क्या है, सेक्शन 49 बताएगा आपको कि आप किस तरीके से अपना क्रेडिट अपने ई क्रेडिट लेजर में जो है वो अकाउंट फॉर करते हैं। होपफुली सबको याद है, एक पर्सन जब रजिस्टर्ड पर्सन हो जाता है तो पोर्टल उस रजिस्टर्ड पर्सन के 3 लेजर खोल देती है, जिसमें से एक होता है ई लायबिलिटी लेजर जिसमें उसकी लायबिलिटीज अकाउंट फॉर की जाती है, एक होता है ई कैश लेजर जिसमें वो चालान से जो डिपॉजिट करता है और यूज करता है वो अकाउंट फॉर किया जाता है, और एक होता है ई क्रेडिट लेजर जिसमें उसका आईटीसी का अवेलमेंट एंड उसका आईटीसी का यूटिलाइजेशन जो है वो अकाउंट फॉर किया जाता है। तो अब 16(1) ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी क्रेडिट अवेल किया जाएगा वो आपको सेक्शन 49 में जो तरीका बताया गया है उसके हिसाब से अवेल करना है। अब सेक्शन 49 क्या कहता है उस पर जरा ध्यान दें। सेक्शन 49 ये इंपॉर्टेंट बात कहता है, नंबर 1 ये कहता है जी जो भी आप आईटीसी अवेल करेंगे वो आप सेल्फ असिस्ट खुद से तय करेंगे कि ये हमारा आईटीसी बनता है, और हमें कैसे बताएंगे, वो हमें रिटर्न सबमिट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से ये आपका आईटीसी बनता है। रिटर्न्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, जरा इस पॉइंट को मिस मत करिएगा। आप आईटीसी अवेल करेंगे एज पर 49 एंड 49 की सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपका क्या क्रेडिट बना वो आप बेहतर जानते हैं, तो आप अपना आईटीसी सेल्फ असेस करेंगे। जैसे आप लायबिलिटी सेल्फ असेस करते हैं ना, वैसे ही आईटीसी भी आप सेल्फ असेस करेंगे। और आपने कैलकुलेट कर लिया जी ये आईटीसी बना, अब वो हमें कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो जो आप अपने रिटर्न भरेंगे ना, जीएसटीआर 3B में मान लेता हूं नॉर्मल टैक्स पेयर है, तो वो अपनी जब रिटर्न भरेगा जीएसटीआर 3B, तो उस रिटर्न में वो अपना सेल्फ असेस्ड आईटीसी की फिगर जो होगा वो कम्युनिकेट करेगा।
सर सेल्फ असेस करना है मतलब फिर तो मैं हर चीज का आईटीसी ले लूं, जो नहीं बन सकता उसका भी आईटीसी लेने की कोशिश कर लूं। बेटा सेल्फ असेसमेंट का ये मतलब नहीं होता कि गलत से गलत चीजें ले लो। आप अगर गलत लोगे तो ऑफिसर के पास पूरी पावर रहेगी कि बाद में वो एक्शन लेकर के उस गलत की रिकवरी आपसे कर सके। एंड इनफैक्ट जीएसटी में एक सेक्शन है सेक्शन 155। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 155। उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपने अगर कोई भी आईटीसी लिया है तो आप उस आईटीसी को लेने के लिए एलिजिबल है, उसको प्रूव करने का बर्डन आपके ऊपर रहेगा। कल अगर ऑफिसर को लगता है कि आईटीसी आपका नहीं बनता और वो आपको नोटिस देता है, तो ऑफिसर को नोटिस देके ये जस्टिफाई नहीं करना कि ये क्यों नहीं बनता, उसने नोटिस देकर के ऑब्जेक्शन लगा लेना है और आपको जस्टिफाई करना है कि नहीं ये बनता है, इस वजह से बनता है। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर डिमांडिंग द क्रेडिट। आप प्रॉपर तरीके से सेल्फ असेस करिएगा, केयरफुली सारे लोगों के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए सेल्फ असेस करिएगा और रिटर्न्स के थ्रू उस फिगर को जो होगा वो रिपोर्ट कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जब आप रिटर्न्स फाइल करेंगे ये बताते हुए जी ये हमारा आईटीसी बनता है, तो वो जो आपने आईटीसी बताया वो आईटीसी अब पोर्टल पर आपके ई क्रेडिट लेजर में अकाउंट फॉर कर दिया जाएगा। पोर्टल पर आप बताएंगे रिटर्न्स के थ्रू, एंड रिटर्न्स आपकी गई, आपने रिटर्न बताया अपना एटीसी, वो आपका ई क्रेडिट लेजर जो बना हुआ होगा उसमें अकाउंट फॉर कर दिया जाएगा। ई क्रेडिट लेजर जिसकी फॉर्म होती है जीएसटी पीएमटी 02। फॉर्म याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी है कि वो जो ई क्रेडिट लेजर में आपको आईटीसी दिया गया है, दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 41। दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 41। सेक्शन 41 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 41 आपका ये कहता है कि आपको जो क्रेडिट शुरुआत में दिया जाता है वो प्रोविजनल आईटीसी होता है। आपको क्रेडिट जो शुरुआत में दिया जाता है वो प्रोविजनल आईटीसी होता है, जो बाद में मैचिंग के बाद जो है वो फाइनल बनता है। क्या था कंसेप्ट प्रोविजनल आईटीसी का, जरा कम शब्दों में बताऊं आपको। तो आपको जो आईटीसी मिलता है ना बेटा, तो वो आईटीसी इस सब्जेक्ट टू वन कंडीशन 16(2) में लिखी है, वो थोड़ी देर बाद रिपीट भी करूंगा। वो आईटीसी सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आप जिस जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर रहे हैं वो जीएसटी आपके उस सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया हो, गवर्नमेंट को वो जीएसटी सप्लायर पे कर चुका हो, तो फिर उस जीएसटी का आपको आईटीसी मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने आपको एक रिलैक्सेशन ये दी, उन्होंने ये कहा कि आप अगर सप्लायर से कोई गुड्स लेकर के आए हैं, कोई सर्विस लेकर के आए हैं विद प्रॉपर टैक्स इनवॉइस एंड एवरीथिंग, तो आप ये मानते हुए कि सप्लायर उस टैक्स को ड्यू डेट पर पे करेगा, आप उसका क्रेडिट इमीडिएटली ले लो। आप ये प्रिज्यूम करो कि आपका वो सप्लायर अच्छा आदमी है, टाइमली पे करेगा, आप उसका क्रेडिट ले लो। आप इंतजार मत करो उसके एक्चुअल पेमेंट करने का, आप उसका क्रेडिट ले लो। बाद में वो एक्चुअल पे करेगा, और वो पे करेगा तो पोर्टल पर उसकी रिटर्न जाएगी। पोर्टल को अगर उसकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन मिल गई तो आपने जो क्रेडिट लिया पोर्टल उसे कह देगी फाइनल हो गया। पर अगर उस आदमी ने पे नहीं किया, पोर्टल को उसकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो फिर पोर्टल आपको कम्युनिकेट करेगी और बोलेगी जी उसने पे नहीं किया है, उसकी अभी तक रिटर्न्स नहीं आई है या पेमेंट डिटेल्स नहीं आई है, तो फिर आपको जो हमने क्रेडिट दिया था, हमें खेद है वो प्रोविजनल था, उसकी पेमेंट नहीं हुई तो वो फाइनल नहीं हुआ, तो फिर आपसे हम वो क्रेडिट रिवर्स कराएंगे। This was the mechanism which was intended by section 41 and 42. I would like to repeat. सेक्शन 16 में आप लेटर ऑन देखेंगे, there is condition, जिस जीएसटी का रेसिपिएंट क्रेडिट ले, सप्लायर उसको पे करेगा गवर्नमेंट को। अब वो उन्होंने रिलैक्सेशन ये दी, रेसिपिएंट सप्लाई रिसीव करे, इनवॉइस है उसके पास, वो क्रेडिट ले ले ये मानते हुए कि सप्लायर पे करेगा। अगर सप्लायर पे नहीं करता है तो पोर्टल बाद में मैचिंग कर लेगी और इसको इंटीमेट करेगी जी आपका क्रेडिट सप्लायर की पेमेंट नहीं आई है, तो वी आर क्वाइट सॉरी, आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो सेक्शन 41 कहता था शुरुआत में प्रोविजनली ले लो, एंड सेक्शन 42 होता था जो ये कहता था कि अगर बाद में वो मैच नहीं हुआ उसकी पेमेंट से, तो फिर आपको रिवर्सल के प्रोविजन जो होंगे वो अप्लाई होंगे। अच्छा, अब इसमें एक अहम बात जो बहुत तकनीकी बात है वो ये है, आप सभी जानते हैं जीएसटी जो सोच करके बना था वो थॉट प्रोसेस कुछ और था, जो एक्चुअल में गवर्नमेंट मटेरियलाइज नहीं कर पाई। गवर्नमेंट ने जी जीएसटी बनाते टाइम क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था हमारी एक पोर्टल होगी, वर्ल्ड क्लास पोर्टल होगी जो विदाउट मिस्टेक काम करेगी, और हम उस पोर्टल पर ये सब मैचिंग वैचिंग जो होंगे वो कर पाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीजन पोर्टल
हम उस लेवल की डेवलप नहीं कर पाए जैसा कि लॉ बनाते टाइम हमने विजुलाइज करी थी। और क्योंकि पोर्टल नहीं बन पाई तो हमने लॉ के बहुत सारे प्रोविजन जो थे वो एप्लीकेबल कराए ही नहीं। और उनमें से सेक्शन 42 भी एक ऐसा प्रोविजन था जो हमने एप्लीकेबल कराया ही नहीं। लॉ बनाते टाइम हमने सोचा था पोर्टल होगी जो मैच कर देगी, जो मैच करके ढूंढ देगी कि सप्लायर ने पे किया कि नहीं किया जो आईटीसी रेसिपिएंट ने बुक किया, बट अनफॉर्चुनेटली पोर्टल में वो फंक्शनैलिटी डेवलप ही नहीं की गई। तो बेटा आज प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटली एक पर्सन जो प्रोविजनल क्रेडिट सेक्शन 41 में लेता है उसकी मैचिंग होती ही नहीं है, उसकी मैचिंग होती ही नहीं है। सेक्शन 41 में एक आदमी अपनी सेल्फ असेस रिटर्न फाइल करता है, उसमें एलिजिबल आईटीसी की फिगर लिख करके क्लेम करता है, वो ई क्रेडिट लेजर में चली जाती है, वो प्रोविजनल आईटीसी है। हमने सोचा था उसको हम फाइनल करेंगे सेक्शन 42 की मैचिंग से, पर वो मैचिंग प्रेजेंटली पोर्टल नहीं कर रही है, पोर्टल के इश्यूज हैं, तो सेक्शन 42 प्रेजेंटली इज नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब सेक्शन 42 ने वो मैचिंग कराई ही नहीं तो वो जो क्रेडिट था जो प्रोविजनल था क्या वो प्रोविजनल ही रहा या पोर्टल की कमी है, पोर्टल अगर नहीं करा रही तो वो प्रोविजनल नहीं समझा जाएगा, वो फाइनल समझा जाएगा। आई वुड लाइक टू रिपीट, लॉ ने कहा था शुरुआत में देंगे प्रोविजनल, बाद में बनाएंगे फाइनल। अब जो फाइनल बनाने वाला सेक्शन था वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो अब उसकी लैक की वजह से हम क्या कहें, प्रोविजनल ही रह गया, या हम ये कहें कि प्रोविजनल फाइनल हो गया। इशू क्लियर है? अच्छा, अब इस पर प्रैक्टिकली दो व्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है जी पोर्टल की कमी है, गवर्नमेंट की कमी है, उन्होंने नहीं कराया फाइनल, उन्होंने नहीं कराई मैचिंग, तो ये फाइनल है, इसमें टैक्स पेयर की क्या गलती? टैक्स पेयर तो इसे फाइनल समझ करके ही यूज करेगा। ऑन द अदर हैंड अदर सेट ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं जी भाई साहब क्रेडिट प्रोविजनल है, फाइनल होना था एज पर सेक्शन 42 रेड विद द एसोसिएटेड रूल। वन ऑफ द एसोसिएटेड रूल वाज रूल 69 एंड रूल 69 में लिखा हुआ था कि अगर किन्हीं कारणों की वजह से मैचिंग नहीं कराई जाती है तो मान लिया जाएगा कि वो मैचिंग एक्सटेंडेड है, मतलब वो ये नहीं माना जाएगा फाइनल हो गया, ये माना जाएगा कि वो मैचिंग बाद में कभी भी कराई जा सकती है। तो दोबारा बोलता हूं, दो सेट ऑफ व्यू है। व्यू नंबर 1 ये कहता है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं करवा पाई मैचिंग तो ये गवर्नमेंट का इशू है, हम तो इस क्रेडिट को फाइनल क्रेडिट समझते हुए फाइनल क्रेडिट की तरीके से यूज करेंगे। जबकि दूसरा व्यू, दूसरे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं मैचिंग आज नहीं कराई गई, आज फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं है, कल डेवलप करा दी जाएगी, जब डेवलप करा दी जाएगी तब मैचिंग कराई जाएगी और आपका क्रेडिट फाइनल तभी होगा जब बाद में मैचिंग जो होगी वो कराई जाएगी। तो इस व्यू के हिसाब से आपका क्रेडिट अभी भी जो है वो प्रोविजनल है। अब यहां कोई सेटल्ड ओपिनियन नहीं है और इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन भी नहीं है कि ये क्रेडिट गवर्नमेंट फाइनल कर चुकी है, आपको फाइनल की तरीके से आपको दे रही है या वो प्रोविजनल के तरीके से ही दे रही है। ये प्रैक्टिकल इशू है। सो फार एज यू स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, आप इस इशू में मत पड़िएगा, आप ये समझ करके अभी इससे चलिएगा कि ये जो क्रेडिट है ये फाइनल क्रेडिट के जैसा ही है, ठीक है, जस्ट फॉर योर इजीनेस फॉर एग्जाम पर्पस। बाकी ये प्रैक्टिकल डिस्प्यूट है और गवर्नमेंट को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। चलो, तो सेक्शन 16(1) की इंपॉर्टेंट बातें, रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस रिलेटेड क्रेडिट लेगा और जीएसटी पेड का क्रेडिट लेगा। मैनर ऑफ अवेलमेंट सेक्शन 49 की रहेगी, जिसमें इंपॉर्टेंट बात, आप अपने क्रेडिट के तय करने के लिए खुद जिम्मेवार हैं, सेल्फ असेस करेंगे, उस फिगर को हमें रिटर्न्स के थ्रू बताएंगे। और ध्यान में रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटर्न्स के थ्रू बताना है। अगर आपने रिटर्न नहीं भरी इसका मतलब आपका क्रेडिट अवेल नहीं हुआ, क्योंकि आप रिटर्न से बताएंगे क्रेडिट की क्या फिगर है, तभी वो ई क्रेडिट लेजर में अपडेट की जाएगी। अनलेस यू फाइल द रिटर्न आपका ई क्रेडिट नहीं बना। यहां पर भी मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा, बहुत लोग ये समझते हैं हमने एक परचेज की, हमने बुक्स में उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर दी, हमने उसका क्रेडिट खड़ा कर लिया, हमारे पास क्रेडिट आ गया। माय आंसर इज नो, अनलेस एंड अनटिल आप उस क्रेडिट को
रिटर्न्स फाइल करके कम्युनिकेट करते हैं तब तक लॉ की नजरों में आपका अवेलमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि लॉ आपके क्रेडिट अवेलमेंट को ई क्रेडिट लेजर से चेक करेगा। ई क्रेडिट लेजर में वो पहुंचा तो अवेल्ड है, नहीं पहुंचा तो वो अवेल्ड नहीं है। लॉ को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। चलिए जी वापस आते हैं जी पेज नंबर 180 पर अपने चार्ट पर। तो सेक्शन 16(1) की इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी, फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 16(2) पर। सेक्शन 16(2) एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें लिखी गई हैं वो शर्तें जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ये 4 शर्तों को आपको देता है। 16(2) A B C D ये 4 शर्तें बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। 4 शर्तें हैं, इन 4 शर्तों को अगर आप पूरा करेंगे तो फिर आपको क्रेडिट लेने का राइट है, अदरवाइज आपको क्रेडिट लेने का राइट नहीं है। पहली शर्त, अच्छा ये 4 शर्तों को इजी याद रखने के लिए आप इसको शॉर्टकट याद रख सकते हैं, DRPR। पहली शर्त डी का मतलब है डॉक्यूमेंट्स। आप अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं किसी इनवर्ट सप्लाई का, तो उस इनवर्ट सप्लाई को आपने जीएसटी पेड परचेज किया, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होना चाहिए। दूसरा आर, आप जो भी क्रेडिट लेना चाहते हैं जिस चीज का वो आपने एक्चुअल में रिसीव किया हो। ठीक है जी। 16(2)A 16(2)B बात करते हैं। 16(2)A ये कहता है यू मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स विद यू, जो क्रेडिट आप लेना चाहते हैं उसके लिए। अच्छा, नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आप कोई इनवर्ट सप्लाई लाई है तो जो उसका सप्लायर होगा उसने आपको उस सप्लाई का टैक्स इनवॉइस दिया होगा। तो बेसिकली 16(2) ये कहता है कि आपके पास उस सप्लाई का इनवॉइस, या उस सप्लायर ने अगर आपको बाद में डेबिट नोट इशू किया है तो वो आपके पास होना चाहिए। उस इनवॉइस या डेबिट नोट के बेसिस पर ही आप आईटीसी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं अदर्स कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको प्रेस्क्राइब करेंगे रूल्स में, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल उन्होंने जो अदर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब करे, उन्होंने बोला अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है, बाहर से अगर आप गुड्स लेकर के आए हैं, कस्टम क्लियरेंस बिल ऑफ एंट्री बेस कराई होगी। बिल ऑफ एंट्री इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपका केस आरसीएम में कोई सप्लाई आई है, आरसीएम में, तो आरसीएम में सप्लाई आई होगी तो आपने सेल्फ इनवॉइस बनाया होगा, तो दैट सेल्फ इनवॉइस विल बी योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और अगर आप एक मल्टी यूनिट्स एंटिटी हैं, सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस से काम नहीं कर रहे, आपके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, हेड ऑफिस एक है और बाकी इतने सारे प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, तो आपको आईएसडी का कंसेप्ट याद होगा। उस केस में हेड ऑफिस में बिल जाएंगे और हेड ऑफिस आपको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उस केस में जो यूनिट होगी वो क्रेडिट लेगी ऑन द बेसिस ऑफ आईएसडी इनवॉइस। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स बेटा, जिनके बेसिस पर आपको क्रेडिट मिलेगा। फिर उसके बाद 16(2)B वो ये कहता है जी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हाथ में होने से क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो क्रेडिट लेना है, जिस चीज का लेना है, वो आपने एक्चुअल में रिसीव भी करी हो, डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, और वो गुड्स एंड सर्विसेज आपने रिसीव भी करी हो, एक्चुअल रिसीट जो है वो नेसेसरी है, तभी आप जो होगा आपको क्रेडिट मिलेगा। अब आप किसी सप्लायर से गुड्स लाए, इनवॉइस आपके पास है और वो गुड्स भी आपने रिसीव किए, तो ये दोनों बातें ए एंड बी पूरी हो गई, आप क्रेडिट ले सकते हैं। डी आर हो गया बेटा, ये डी आर सेटिस्फाइड हो गया। डी डॉक्यूमेंट्स भी है, आर रिसीट भी है। अच्छा जी, अब तीसरी बात जो ये कहते हैं, तीसरी बात वो ये कहते हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो सप्लाई रिसीव करी विद डॉक्यूमेंट, उस पर जो जीएसटी है जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, उस क्रेडिट को लेने की अगली शर्त यह है कि आप जिस जीएसटी का आईटीसी लेना चाहते हैं, जिस सप्लायर से आपने वो सप्लाई ली है, उस सप्लायर ने वो जीएसटी सरकार को पे कर दिया हो। ध्यान से सुनिएगा, एज अ रेसिपिएंट आप जिस सप्लाई के रिस्पेक्ट में जीएसटी पेड का क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो जीएसटी सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जा चुका हो, तभी आपको जो होगा वो क्रेडिट मिलेगा। अब वो सप्लायर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा, तो क्या आपको रुकना पड़ेगा पहले वो डिपॉजिट कर दे और फिर आप क्रेडिट ले? तो आंसर इज नो। मैंने अभी आपको सेक्शन 41 का कंसेप्ट अभी बोला, और हमने क्या बोला, आप ये मानते हुए क्रेडिट ले लेना कि वो टाइम से डिपॉजिट करेगा। आप ये मानते हुए क्रेडिट ले लेना कि अच्छा आदमी है, वो टाइम से डिपॉजिट करेगा, आप प्रोविजनली क्रेडिट ले लेना। बाद में उसने डिपॉजिट किया या नहीं किया, वो पोर्टल मैच करा के एक्शन लेगी। आजकल करा नहीं रही है, तो वो उनका इशू है, आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप
उसकी पेमेंट का इंतजार मत करिए। आप जो है आप सप्लाई ले आए हैं, डॉक्यूमेंट्स है, सप्लाई रिसीव कर ली है, आप अपना आईटीसी ले लीजिए। फिर उसके बाद लास्ट बात उन्होंने ये बोली है, चौथी कंडीशन, कि जो भी आईटीसी ले रहे हैं वो आईटीसी लेने के लिए आपका रिटर्न फाइल करना जो है वो जरूरी है। आपकी जीएसटीआर 3 तो नहीं बोलूंगा मैं, 3 भी बोलूंगा क्योंकि 3 तो इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। आपकी जो भी सेक्शन 39 में रेगुलर रिटर्न है, जो भी आपको मंथली फाइल करनी होती है, वो रिटर्न आपने जो है वो फाइल कर दी हो। ये चौथी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप रिटर्न में बताओगे कि पूरे महीने का कितना आईटीसी आपका बना, वो फिगर आप कम्युनिकेट करोगे गवर्नमेंट को। तो जब आपकी रिटर्न जाएगी तो रिटर्न के बेसिस पर आपका ई क्रेडिट लेजर जो होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा और कहा जाएगा जी हाँ आपने आईटीसी जो है वो अवेल कर लिया। ये 4 कंडीशन बेटा, इस पर हमें बहुत बहुत लंबे डिस्कशन लेने हैं। पहले बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ध्यान में रखो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ रजिस्टर्ड होने की वजह से आईटीसी नहीं ले सकता, उसको 4 कंडीशन फुलफिल करनी होती है। 16(2) ABCD, DRPR, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सप्लाई जिसका क्रेडिट मांग रहे हो वो एक्चुअल में आपने रिसीव करी हो, ऐसा ना हो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट ले आए हो, आपने सप्लाई भी रिसीव करी हो। फिर पीआर, जो आप आईटीसी मांगना चाहते हैं वो आईटीसी आपको मिल रहा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन सप्लायर उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करेगा, जिसको गवर्नमेंट बाद में वेरीफाई करेगी। अभी तो आपको दे देगी प्रोविजनल, लेकिन वेरीफाई जरूर करेगी कि उसने पे किया या फिर नहीं किया। अगर उसने पे नहीं किया तो फिर गवर्नमेंट आपसे ये क्रेडिट छीन सकती है। एंड द लास्ट वन इज, आप जो भी क्रेडिट ले रहे हैं उस क्रेडिट को अपनी रिटर्न में मेंशन करके क्लेम करेंगे, क्योंकि रिटर्न के बेसिस पर ही आपका ई क्रेडिट लेजर जो होगा वो अपडेट किया जाएगा। अब इन चारों कंडीशंस को डिटेल में समझना है। बेसिक बोला, अब इनमें क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अराइज हो सकते हैं वो सब अब हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए जी डिटेल एनालिसिस अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बेसिस पर मैं आपसे बात करता हूं जी अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चार्ट बेस्ड डिस्कशन दिखाता हूं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सो जी मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने कोई गुड्स परचेज किए, जीएसटी पेड, कैपिटल गुड्स या इनपुट्स वटेवर, अब उसका क्रेडिट लेना चाहता है। एंड 16(2)A की पहली कंडीशन का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात को जरा ध्यान से समझिएगा, डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या। अब ये जो गुड्स इसने खरीदे हैं, ये लेट्स सपोज हम पहला केस लेते हैं, ये इंडिया के बाहर से उन गुड्स को खरीद करके लाया है। अगर इसने ये गुड्स जो है वो इंडिया के बाहर से खरीदे हैं, अगर इसने ये जो गुड्स है इंडिया के बाहर से खरीदे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया में लाने के लिए उसे कस्टम क्लियरेंस करानी पड़ी होगी। बाहर से गुड्स का लाना इंपोर्ट है। जब उसने इनकी कस्टम क्लियरेंस कराई होगी तो कस्टम क्लियरेंस इसको तब मिली होगी जब इसने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होगी, बिल ऑफ एंट्री असेस हुई होगी एंड इसने कस्टम्स में कस्टम्स ड्यूटी अलोंग विद द आईजीएसटी जो है वो पे कर दी होगी। अब इंपोर्टेड गुड्स की कस्टम क्लियरेंस आपको मिली है बीसीडी एंड आईजीएसटी पे करने के बाद। एंड एज आई एक्सप्लेन यू, बीसीडी का तो आपको कोई आईटीसी मिलेगा नहीं बिकॉज दैट इज अ नॉन जीएसटी टैक्स, बट हाँ आईजीएसटी जो पे हुआ है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। और इस आईटीसी को लेने के लिए आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा, आपने फॉरेन के पर्सन से खरीदी है तो उसने कोई टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट तो दिया नहीं होगा। तो इंपोर्ट में जब आप क्रेडिट लेते हैं तो वो इनवॉइस या डेबिट नोट बेस नहीं होता, वो आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बड़ी सिंपल सी बात है। इंपोर्टेड गुड्स के केस में आप इनवॉइस या डेबिट नोट बेस क्रेडिट नहीं लेते, आप लेते हैं क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यही गुड्स आप बाहर से नहीं लाते, आप इंडिया में किसी से परचेज करते, तो मान लीजिए यहाँ कोई रजिस्टर्ड वेंडर था, उससे आपने ये गुड्स परचेज किया और उसने अब आपको जो सप्लाई करी होगी एफसीएम में मान लीजिए उसके ऊपर, तो उसने टैक्स इनवॉइस बेस्ड आपको सप्लाई करी होगी, उसने टैक्स इनवॉइस दिया होगा और हो सकता है जरूरत पड़ी हो तो बाद में डेबिट नोट इशू किया हो। तो ये जो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट उस रजिस्टर्ड पर्सन ने आपको दिया होगा, आप उसके बेसिस पर आईटीसी जो होगा वो अवेल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने इसे इंडिया में ही किसी से खरीदा है, इंडिया में ही किसी से खरीदा है, पर वो पर्सन लेट्स सपोज अनरजिस्टर्ड है और आपने जो खरीदा है उस सप्लाई के ऊपर आरसीएम है, सिचुएशन बना रहा हूं, आपने इसे इंडिया में ही किसी से खरीदा, वो पर्सन तो अनरजिस्टर्ड है इसलिए बिकॉज उसकी सप्लाई के ऊपर आरसीएम है, उसे नहीं पे करना। अब आरसीएम है तो आपको उसके ऊपर जीएसटी जो है वो पे करना है। तो इस सिचुएशन में आप ध्यान में रखिएगा, आपको 2 लेवल ऑफ ऑब्लिगेशन पूरे करने हैं। पहले तो जो आप सप्लाई खरीद रहे हो उस पर आरसीएम है,
तो पहले तो आपको अपने आरसीएम के ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने हैं। और दूसरी बात, अब क्योंकि वो सप्लाई आपकी इनवर्ट सप्लाई है, भले ही आरसीएम में है पर वो आपकी इनवर्ट सप्लाई है, तो आपको उसके ऊपर आईटीसी के राइट को यूज करना है। तो मैंने आपको बताया अगर आप जो खरीद रहे हैं वो आरसीएम के दायरे के अंदर आ जाता है, देन इन दैट सिचुएशन आपको दो काम करने हैं। पहली बात, आरसीएम का जो ऑब्लिगेशन बनता है उसे पूरा करो, एंड दूसरी बात, क्रेडिट लेने का जो राइट बनता है उस राइट को एक्सरसाइज करो। हम पहले ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। तो जहां तक ऑब्लिगेशन की बात आएगी तो आप सबसे पहली बात आप ध्यान में रखेंगे, आपकी सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से होती है या आरसीएम में होती है तो आपको टैक्स इनवॉइस तो नहीं मिला होगा। तो सबसे पहले इस इनवर्ट सप्लाई का आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। आप जानते हैं इसे सेल्फ इनवॉइसिंग हम बोलते थे। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3F वो ये कहता था कि आप इस सप्लाई को एज एंड व्हेन यू रिसीव, आप इसका सेल्फ इनवॉइस जो होगा वो रेस करेंगे। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मान लीजिए 10 जनवरी को आपने ये इनवर्ट सप्लाई ली है, तो जिस दिन आपने ये सप्लाई रिसीव कर ली है, आप इसका एक डॉक्यूमेंट सेल्फ इनवॉइस जो होगा वो क्रिएट कर लेंगे। आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी बात, अब आरसीएम में क्यों सप्लाई है तो इसका जीएसटी आपको पे करना है। अब उस जीएसटी को पे करने के लिए अब आप निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप गुड्स के लिए निकालते हैं तो सेक्शन 12 से निकाली जाती है, अगर आप सर्विसेज के लिए निकालते हैं तो सेक्शन 13 से निकाली जाती है। तो जो भी आपका केस है गुड्स या सर्विस का, आप सेक्शन 12 या 13 के हिसाब से उसकी टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे और तय करेंगे कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई ये है, तो अकॉर्डिंगली आपका जीएसटी पेबल बन जाता है। मैं गुड्स के लिए आपको याद कराता हूं, कभी भी अगर गुड्स खरीद के लाए, आरसीएम है, तो आपकी आरसीएम लायबिलिटी का टाइम ऑफ सप्लाई वो कहते थे अर्लियर ऑफ द 3 डेट्स पर अराइज हो जाता है। नंबर 1, जिस दिन आपने वो गुड्स रिसीव किए। नंबर 2, आपने उन गुड्स के लिए अगर कोई पेमेंट करी तो पेमेंट का दिन। एंड नंबर 3, आपको उस गुड्स का जो भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशू किया था उसको इशू किए हुए जिस दिन 60 दिन एक्सपायर हो गए, 61 डे आ गया, तो वो आपका टीओएस। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। अभी डिस्कशन सिंपल रखता हूं, मैं गुड्स लेकर के आया, जैसे ही आए मैंने उसका सेल्फ इनवॉइस काटना है और जैसे ही गुड्स रिसीव हुए उसकी टाइम ऑफ सप्लाई भी साथ में आ जाएगी। तो मेरे एग्जांपल में 10 जनवरी को अगर मैंने गुड्स को रिसीव किया तो 10 जनवरी को सेल्फ इनवॉइस काटूंगा और रिसीव करने के साथ ही 10 जनवरी को उसकी टाइम ऑफ सप्लाई भी आ जाएगी। और क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी के महीने में आ गई तो ये आरसीएम की लायबिलिटी मुझे 20 फरवरी को जो होगा वो पे करनी पड़ेगी। ये मेरे आरसीएम के ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गए। अब दूसरी बात सुनो, अब ये इनवर्ट सप्लाई थी, आरसीएम होने की वजह से मैंने मेरे ऊपर सारे ऑब्लिगेशन जो आए थे वो पूरे कर लिए, लेकिन अब ये बीइंग एन इनवर्ट सप्लाई में इसका आईटीसी लूंगा। अब इसका आईटीसी जब मैं लूंगा, जब मैं आईटीसी लूंगा तो आईटीसी लेने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आईटीसी लेने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या बनेगा, तो वो बेटा क्या होगा? सेल्फ इनवॉइस। मैं अब जब आईटीसी लूंगा तो आईटीसी लेने के लिए मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा? मेरे सप्लायर ने नहीं दिया था मुझे टैक्स इनवॉइस, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसका सेल्फ इनवॉइस ये जो बनाया है, मैं इसके बेसिस पर जो होगा वो आईटीसी क्लेम करूंगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर के क्या आपको पोजीशन क्लियर हुई? इंपोर्ट किया तो बिल ऑफ एंट्री बेस्ड क्रेडिट लो, नॉर्मल सप्लायर से लेकर के आए हो एफसीएम तो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट बेस्ड क्रेडिट लो, और अगर आरसीएम वाला केस था तो फिर आप सेल्फ इनवॉइस बेस्ड जो है वो क्रेडिट लो। अच्छा, ये जो आरसीएम वाला केस है जिसमें आप सेल्फ इनवॉइस बेस्ड क्रेडिट लेते हैं, आरसीएम वाला जो केस है जिसमें आप सेल्फ इनवॉइस बेस्ड क्रेडिट लेते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिस पर आरसीएम है और वो सप्लाई आपने ली है जनवरी के महीने में, 10 जनवरी को मान लीजिए आपने वो इनवर्ट सप्लाई रिसीव करी, एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू, जैसे ही आप ये वाली सप्लाई आरसीएम वाली रिसीव करेंगे, सेक्शन 31(3)(f) आपको बोलेगा इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। आपने उसका सेल्फ इनवॉइस बना दिया, और जैसे ही आपने ये सप्लाई रिसीव करी, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसका टाइम ऑफ सप्लाई भी एज पर सेक्शन 12 जो होगा वो अराइज हो जाएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होने का मतलब क्या हो गया? आपको इस सप्लाई को जनवरी महीने की सप्लाई रिकॉग्नाइज करते हुए इसका जीएसटी जो है वो 20 फरवरी की ड्यू डेट तक जो है वो पे करना है। तो ये आरसीएम लायबिलिटी आप 20 फरवरी को जो होगा वो डिस्चार्ज करेंगे, और लेट्स सपोज आपने ये लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज भी कर दी। ठीक है जी,
जनवरी में आरसीएम की सप्लाई आई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपने जनवरी में सप्लाई रिसीव करी, उसका डॉक्यूमेंटेशन रेस किया, अपनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी, जिसको आपने ड्यू डेट पर जो है वो पे कर दिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये जो अराइज होता है, इस सप्लाई को मैं अब जब आईटीसी बुक करूंगा तो इसका आईटीसी मुझे ये जनवरी में रिसीव हुई थी, मैं तब बुक करूंगा, या 20 फरवरी को जब मैंने आरसीएम लायबिलिटी पे कर दी है तो मैं इसका क्रेडिट फरवरी में जो होगा वो बुक करूंगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत यूज होता है। जिस महीने में ये सप्लाई मैंने रिसीव करी थी वो टैक्स पीरियड था जनवरी, क्या मैं जनवरी में क्रेडिट इसका अकाउंट फॉर कर सकता हूं? क्या मैं जनवरी की रिटर्न में इस क्रेडिट की डिटेल भेज सकता हूं अपने क्रेडिट लेजर में अपडेट करने के लिए, या मैंने इसका जीएसटी फैब में पे किया है तो फैब का जो महीना है, फरवरी का जो महीना है, उसके रिटर्न में मैं इस क्रेडिट को जो होगा वो क्लेम करूंगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पॉइंट क्यों अराइज होता है, लेट मी टेल यू। जब हम आरसीएम की सप्लाई के स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आरसीएम की सप्लाई के लिए जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो रूल नंबर 36 ने लिख करके बताया हुआ है कि आप आईटीसी अगर लेंगे आरसीएम वाली सप्लाई का तो आप सेल्फ इनवॉइस के बेस पर लेंगे, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। रूल 36 सब रूल 1 में ये लिखा हुआ है, आरसीएम वाली सप्लाई का आईटीसी जब आप लेंगे वो सेल्फ इनवॉइस के बेस पर लेंगे, एंड फर्दर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स सेल्फ इनवॉइस के बेस पर लेंगे सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। अभी जो वर्ड है ना सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके दो इंटरप्रिटेशन एक्सपर्ट्स ने निकाले बेटा। एक इंटरप्रिटेशन एक्सपर्ट्स ने ये निकाली, आपको जनवरी में सप्लाई रिसीव हो गई, आपने इसका सेल्फ इनवॉइस भी जनवरी में बना लिया, अब आप इस सेल्फ इनवॉइस के बेस पर क्रेडिट ले सकते हैं, पर क्रेडिट क्योंकि सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स है तो वन सेट ऑफ एक्सपर्ट ये कहते हैं क्रेडिट क्योंकि सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स है तो टैक्स आपने 20 फरवरी को पे किया है तो क्रेडिट आपको फरवरी के महीने में ही अराइज होगा। दोबारा दोहराता हूं, जनवरी में सप्लाई आई, जनवरी में आपने सेल्फ इनवॉइस बना लिया, अब इस सेल्फ इनवॉइस के बेस पर आपको क्रेडिट मिलेगा, पर क्योंकि क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स और टैक्स क्योंकि फरवरी महीने में पे हुआ है तो आपको आईटीसी फरवरी के महीने में बुक करना है, ना कि जनवरी के महीने में। वन सेट ऑफ ओपिनियन ये कहता है। ऑन दी अदर हैंड अदर सेट ऑफ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अदर सेट ऑफ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं आपको जनवरी में सप्लाई रिसीव हो गई, आपने जनवरी में इसका सेल्फ इनवॉइस रेस कर दिया, आपको जनवरी में सप्लाई रिसीव हुई, आपने जनवरी में इसका सेल्फ इनवॉइस रेस कर दिया, अब आपने इसका टैक्स भले ही 20 तारीख को भरा हो, आपका इनवॉइस जनवरी में कटा है, आप जनवरी में क्रेडिट ले, आपका क्रेडिट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स है तो इसका सिर्फ यह मतलब है कि आपने 20 फरवरी को अगर टैक्स भर दिया तो 10 जनवरी में आपका क्रेडिट लेना, वैलिड क्रेडिट लेना हो गया। दोबारा दोहराता हूं, ये बहुत कंफ्यूजन का पॉइंट हो सकता है, इस पर बेटा हम अपने रूटीन लेक्चर में ये स्टैंड लेते थे कि आपने जब क्रेडिट लेना है तो जब पे कर दोगे, पे करने के बाद क्रेडिट लेना है। फरवरी में पे किया तो फरवरी में इस क्रेडिट को लो। दिस इज व्हाट सबको जो है समझाया जा रहा था सेफ साइड पर अब कुछ एक्सपर्ट्स ने इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से निकाली है, वो ये कह रहे हैं जी भाई साहब जनवरी में इनवॉइस बन गया, आपको क्रेडिट किसके बेस पर लेना है, इनवॉइस के बेस पर, तो 10 जनवरी में बन गया, 10 जनवरी को क्रेडिट ले लो। और जहां तक ये बात है कि क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो कह रहे हैं जनवरी में ही आपका क्रेडिट है, दिस इज विद द अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको पे टाइमली जो होगा वो कर देंगे, और वो आपने एक्चुअल में किया भी है, तो आपने इसे अगर फरवरी में पे कर दिया तो आपका जनवरी में क्रेडिट लेना वैलिडेट हो गया। आई होप यू आर क्लियर। इन सिंपल वर्ड्स सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रही थी। एक व्यू ये कह रहा था सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, पे कर दो उसके बाद क्रेडिट लो, जिस महीने में पे किया उस महीने में क्रेडिट लो। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये आ रही थी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब ये नहीं है कि पे करने के बाद क्रेडिट आएगा। सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स का सिर्फ ये मतलब है कि इनवॉइस जिस महीने में बना
उस महीने में क्रेडिट आ जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि टैक्स जो है वो टाइमली पे हो गया हो। अच्छा, अब आप इसके लिए कौन सी इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे? तो क्लास में तो बेटा हमने अपनी इंटरप्रिटेशन जो थी ऑन अ वेरी सेफ साइड चलते हुए लिखी थी कि पे करने के बाद क्रेडिट लो, पर गवर्नमेंट ने ट्विटर हैंडल पर जो उनका पेज है वहां पर एक क्लैरिफिकेशन ये दी है कि जिस महीने में सप्लाई रिसीव हुई है उसी महीने में आप इसका आईटीसी ले सकते हो। अगर आप इसे उस महीने के रिटर्न में पे कर रहे हो तो इसका आईटीसी भी उसी महीने के रिटर्न में ले लो। कहने का मतलब जनवरी में ही आप आईटीसी ले लो, आपको फरवरी के महीने में आईटीसी लेने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट क्योंकि खुद से ही टैक्स पेयर को जल्दी क्रेडिट दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, टैक्स पेयर कहते हैं मोस्ट वेलकम। कभी कभार होता है आप हमारी फेवर वाली बात करते हैं तो अब से हम जनवरी में ही इसका आईटीसी अकाउंट फॉर कर लेंगे। तो सबको ये बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन बैंक में मैंने स्पेशल कमेंट्स में दोनों व्यूज के साथ डिस्कस किया हुआ है और अपने जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं अकॉर्डिंगली अब गवर्नमेंट केस व्यू के हिसाब से सॉल्व किए हैं कि जिस महीने में मैंने आरसीएम की सप्लाई रिसीव करी मैं उसी महीने में इसका क्रेडिट बुक कर लूंगा विद द अंडरस्टैंडिंग कि मैं इसका टैक्स उस महीने की रिटर्न में जो है वो डिस्चार्ज कर रहा हूं। ठीक है जी, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर के एक स्पेशल बात सुनिएगा। अब आरसीएम वाला केस साइड कर दो, मैं किसी सप्लायर से नॉर्मल सप्लाई ले रहा हूं, वो इनवॉइस दे रहा है, मैं क्रेडिट ले रहा हूं। अच्छा, अब जो सप्लायर से मैं सप्लाई ले रहा हूं, ये है जी डायग्राम में सामने सप्लायर और इधर मैं हूं रेसिपिएंट। तो अब सप्लायर जो है बेटा जब सप्लाई करता है तो आप सब लोगों को पता है सप्लायर को अपनी हर एक सप्लाई का टैक्स इनवॉइस काटना होता है एज पर सेक्शन 31 एंड सेक्शन 31 साथ में ये बोलता है कि आप जो इनवॉइस काटेंगे जनरली वो रिमोल के साथ इनवॉइस कट जाएगा और उस पर आपको बहुत सारे पर्टिकुलर्स कैप्चर करने होते हैं। वो रूल 46 में जो है वो स्पेसिफाइड है और वो सैंपल के लिए मैंने यहाँ पर डिटेल दिखाई है कि टैक्स इनवॉइस में बेसिकली क्या क्या पर्टिकुलर्स कैप्चर होते हैं। तो बेटा सप्लायर की डिटेल्स उस पर कैप्चर होती है, सप्लायर का नेम एड्रेस जीएसटीएन, बायर की डिटेल कैप्चर होती है, बायर का नेम एड्रेस एंड जीएसटीएन, ट्रांजैक्शन की डिटेल कैप्चर होती है। ट्रांजैक्शन की डिटेल से मतलब ये कैप्चर किया जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो कैप्चर किया जाता है। फिर कौन से गुड्स बेचे गए हैं, गुड्स एक्स गुड्स वाई वो होता है, गुड्स के एचएसएन होते हैं, सर्विसेज का केस होता है तो सर्विसेज के एसएसी सर्विस अकाउंटिंग कोड होते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितनी है, किस रेट से बेची गई है, टोटल वैल्यू कितनी बनती है और उस पर एसोसिएटेड जीएसटी कौन सा बनता है, ये टोटल और फिर सिग्नेचर जो है वो होता है। ठीक है जी, 46 में बहुत सारी बातें लिखी है मैंने, मेनली सारी बातें जो है यहाँ कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो एक सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर किसी को अगर माल बेचता है तो उसे इस टैक्स इनवॉइस को तैयार करना है और इन सारे पर्टिकुलर्स को लिखते हुए जो है वो तैयार करना है। अब ये जो रेसिपिएंट है ये रेसिपिएंट इस टैक्स इनवॉइस के बेस पर क्रेडिट लेता है। सेक्शन 16(2) ने पहली कंडीशन क्या लिख रखी है, इनवॉइस आपके पोजेशन में होना चाहिए। तो बेटा अब एक छोटी सी बात स्पेशली ध्यान में रखना, काटने वाले ने इनवॉइस काटा एंड उसने सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करी तो दिस इज अ कंप्लीट इनवॉइस, रेसिपिएंट उसके बेस पर क्रेडिट ले लेगा। पर बहुत सारे सप्लायर ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का तो पता है कि माल बेच रहा हूं इनवॉइस काटना है, बट इस बात का नहीं पता कि रूल 46 भी है जिसने उसे बताया है क्या क्या लिखना है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने रूल 46 की जानकारी नहीं है तो रूल 46 ने जो जो लिखने को कहा था वो नहीं लिखते, वो अपनी जर्नल कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो जो लिखना है वो लिख देते हैं। अब लोग कहते हैं जी भाई साहब अगर आपने रूल 46 में हमने जो बोला वो नहीं लिखा तो आपका इनवॉइस कंप्लीट इनवॉइस नहीं है। हम जब कहेंगे इनवॉइस तो हमारे लिए तो इनवॉइस का वो मतलब है जिस पर वो सारे पर्टिकुलर्स हो जो हमने रूल 46 में बोले हैं। अगर आपने वो नहीं लिखे तो फिर ये इनवॉइस इनकम्प्लीट इनवॉइस है, दूसरे सेंस में ये डिफेक्टिव इनवॉइस है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर रेसिपिएंट के पास एक इनवॉइस आया पर वो कंप्लीट नहीं है, वो डिफेक्टिव है, तो क्या रेसिपिएंट उस इनवॉइस के बेस पर क्रेडिट ले सकता है? और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बेटा, क्योंकि इंडिया में प्रैक्टिकली ज्यादातर सप्लायर वो रूल 46 का टोटल कंप्लायंस नहीं करते हैं। तो बेटा इस बात को प्रैक्टिकल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए रूल 36 ने ये कहा कि अगर आपके पास एक इनवॉइस है जो कि कंप्लीट नहीं है, जिसमें कोई कमी है, जो डिफेक्टिव है, पर उसमें ये 6 चीजें क्लियर कट मेंशन है, ये 6 चीजें क्लियर कट मेंशन हैं, मैं बताऊंगा कौन सी 6 चीजें, तो फिर
इस इनवॉइस को डिफेक्टिव होने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आप आईटीसी ले सकते हैं। 46 की सारी चीजें नहीं है, पर 6 चीजें उन्होंने बोली है आइडेंटिफाई करके, ये 6 चीजें हैं, तो इस इनवॉइस को डिफेक्टिव होने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका आरटीसी का लेने का राइट जो है वो एज इट इज रहेगा। अब वो 6 चीजें कौन सी है वो आपको ध्यान में रखनी है। डायग्राम में जो चीजें मैंने येलो पोर्शन से हाईलाइट करी है वो है ये 6 चीजें, सप्लायर का जीएसटीएन नंबर 1 अगर ये है, बायर का जीएसटीएन अगर ये है, नेम एड्रेस नाउ कोई बात नहीं, लेकिन सप्लायर का जीएसटीएन, बायर का जीएसटीएन है, ट्रांजैक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई वो उसके ऊपर मेंशन है, एंड गुड्स क्या बेचे थे, गुड्स का डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है, गुड्स की वैल्यू मेंशन्ड है, एंड गुड्स के ऊपर जीएसटी जो बन रहा है वो मेंशन्ड है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जीएसटीएन सप्लायर का, जीएसटीएन बायर का, प्लेस ऑफ सप्लाई, आइटम्स का डिस्क्रिप्शन क्या बेचा जा रहा है, वैल्यू क्या है, एंड जीएसटी क्या है। टोटल कितनी हो गई? 6। अगर ये 6 चीजें इनवॉइस पर हैं, बाकी ना भी हो तो भी चल जाएगा, आप क्रेडिट ले सकते हैं। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, मान लीजिए सप्लायर ने आपको सप्लाई करी, उस इनवॉइस में उसने कपड़ा बेचा, ये तो लिखा, बट उस कपड़े का जो एचएसएन कोड था 8 डिजिट वाला जो होता है वो नहीं लिखा, तो क्या ये वाला इनवॉइस जिसपे एचएसएन कोड नहीं है, क्या आप क्रेडिट ले सकते हैं? तो आंसर इज यस। प्लीज ध्यान में रखिएगा, आप क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो सिंपल से इस डायग्राम के थ्रू आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दोबारा दोहराता हूं, 16(2) ने रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कंडीशंस बोल रखी है। कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन है डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और उसकी डिटेल में मैंने आपको समझाया डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे। इंपोर्ट का केस है तो बिल ऑफ एंट्री, डोमेस्टिक में नॉर्मल केस है तो इनवॉइस और डेबिट नोट बेस्ड चलेंगे, और अगर आरसीएम वाला केस है तो सेल्फ इनवॉइस बेस्ड चलेंगे। अब आरसीएम वाले केस में जहां सेल्फ इनवॉइस बेस्ड चलेंगे उसके लिए स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप ध्यान में रखेंगे कि सेल्फ इनवॉइस बेस्ड जब आप क्रेडिट लेंगे, जिस महीने में सप्लाई आई सेल्फ इनवॉइस काटा उसी महीने में ले लेना। टैक्स आपने आगे अगले महीने 20 तारीख को पे किया होगा, आपको अगले महीने में क्रेडिट बुक नहीं करना, आप इसी महीने में इनवॉइस वाले महीने में ही क्रेडिट अकाउंट फॉर कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात मैंने आपको बताई, अब जो भी क्रेडिट्स आप लेते हैं इनवॉइस डेबिट नोट बेस्ड जो नॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें कंप्लीट इनवॉइस ना भी हो, डिफेक्टिव हो, तो भी जो होगा वो चल जाएगा। अब तीसरी अगली बात सुनिएगा, आप इंडिया से सामान खरीद रहे हैं और नॉर्मल केस है जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है, आप इंडिया से सामान खरीद रहे हैं और नॉर्मल केस है, तो आपका जो वेंडर है वो आपको इनवॉइस इशू करेगा, आप उसके बेस पर क्रेडिट ले सकते हैं। अब अगली बात सुनिएगा, डेबिट नोट अगर उसने आपको इशू किया तो आप डेबिट नोट के बेस पर भी क्रेडिट ले सकते हैं। अब डेबिट नोट से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट जो है वो मैं आपको मेंशन करा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। डेबिट नोट बेस्ड क्रेडिट पोजीशन देखते हैं, तो जी सप्लायर आपके सामने है, रेसिपिएंट आपके सामने है, सप्लायर ने सप्लाई करी और उसका टैक्स इनवॉइस काटा। टैक्स इनवॉइस आप जानते हैं सेक्शन 31 के हिसाब से काटा जाता है। टैक्स इनवॉइस पर क्या क्या लिखना होता है वो मैंने आपको बता दिया, रूल 46 ने लंबी चौड़ी लिस्ट बता रखी है, ये पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं। फिर उसके बाद डेबिट नोट का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आता है सेक्शन 34 से। सेक्शन 34 बताता है डेबिट नोट किन किन सिचुएशन में काटा जाता है, एंड आई होपफुली आपको याद होगा सेक्शन 34 ये कहता है अगर सप्लायर ने जिस टाइम सप्लाई करी थी उस टाइम सप्लाई की जो वैल्यू चार्ज करी वो बाय मिस्टेक कम चार्ज हो गई, ज्यादा होनी चाहिए थी, तो जो शॉर्टफॉल रह गई उसके लिए बाद में डेबिट नोट जो है वो रेस किया जा सकता है। अब बाद में जब आप डेबिट नोट रेस करोगे तो जो वैल्यू कम चार्ज हुई थी वो वैल्यू प्लस जीएसटी वो लगा करके आप जो होगा वो सामने वाले को डेबिट नोट देंगे। सिमिलरली अगर आपने वैल्यू तो पूरी चार्ज करी थी पर आपसे टैक्स रेट कम लग गई थी, 12% की टैक्स रेट थी, आपसे गलती से 5% लग गई थी, तो जो आपने कम टैक्स चार्ज किया था आप वो टैक्स भी जो है अब जो है सामने वाले से बाद में डेबिट नोट के थ्रू ले सकते हैं। तो इनवॉइस में आप वैल्यू लेते हैं, उस पर जीएसटी की रेट अप्लाई करते हैं और टैक्स लगा लेते हैं। वैल्यू में कुछ कमी रह गई तो आप उस वैल्यू को प्लस जीएसटी डेबिट नोट बना सकते हैं। अगर रेट कम लग गई थी तो वो जो रेट की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा था वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, जब आप डेबिट नोट रेस करते हैं तो डेबिट नोट पर आपको क्या क्या लिखना होता है उसके लिए अलग रूल 53 है, वो ये बताता है डेबिट नोट पर क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको मेंशन करने होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा। इनवॉइस बेस्ड क्रेडिट रेसिपिएंट ले सकता है, कोई इशू नहीं है। डेबिट नोट बेस्ड क्रेडिट भी रेसिपिएंट ले सकता है, कोई इशू नहीं है। बोथ द डॉक्यूमेंट्स आर एडमिसिबल। पर एक स्पेशल पॉइंट क्या है, जरा उसको ध्यान में रखिएगा। सप्लायर ने
सप्लाई करी, टैक्स इनवॉइस काटा दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19। उसने इनवॉइस काट के आपको सप्लाई दी, आपने इस इनवॉइस के बेस पर आईटीसी जो था वो बुक कर लिया। सब्सिक्वेंटली सप्लायर को पता चलता है कि उसने वैल्यू कम चार्ज करी है या उसने रेट कम अप्लाई करी है, तो सप्लायर आपको डेबिट नोट रेज करता है जुलाई 19 में। और ध्यान दीजिएगा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है। इनवॉइस कब कटा था? पिछले फाइनेंशियल ईयर में। डेबिट नोट कब काटा गया? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब जब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको डेबिट नोट काटेगा, आपको ये डेबिट नोट आएगा, आप आईटीसी क्या ले सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि डेबिट नोट के बेसिस पर भी आईटीसी एडमिसिबल है, तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 16 में कभी भी आप आईटीसी लेते हैं तो आईटीसी लेने का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। सेक्शन 16 में कभी भी आईटीसी आप लेते हैं तो आईटीसी लेने का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। और वो लिमिटेशन पीरियड क्या होता है आपको याद होगा, वो आईटीसी जिस साल से रिलेटेड है, साल खत्म होने के बाद सितंबर की जो आपकी रेगुलर रिटर्न की ड्यू डेट है 20 अक्टूबर वो दिन, या फिर उस साल की जो एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट है 31 दिसंबर या पहले या बाद में जब भी आप फाइल करें, विच एवर इज अर्लियर। दोहरा देना चाहता हूं, क्रेडिट लेने के लिए देयर इज अ टाइम लिमिटेशन जो कि सेक्शन 16(4) देता है। वो टाइम लिमिटेशन क्या है? अगर इस साल से रिलेटेड, इस फाइनेंशियल ईयर लेट्स सपोज 18-19 से रिलेटेड आप कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो इस साल के बाद जो सितंबर का महीना आएगा उसकी जो आप रेगुलर रिटर्न फाइल करेंगे उसकी ड्यू डेट, रेगुलर रिटर्न जैसे जीएसटी या 3B आप फाइल करेंगे तो उसकी ड्यू डेट 20 अक्टूबर, ये आपकी लिमिटेशन होती है। या फिर इस साल की एनुअल रिटर्न जो आप फाइल करेंगे उसकी एक्चुअल डेट, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? 31 दिसंबर। अगर आपने इस ड्यू डेट पर फाइल किया तो 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर 20 अक्टूबर हो जाएगी। अगर आपने ये एनुअल रिटर्न लेट फाइल करी तो भी ये 20 अक्टूबर ही रहेगी। पर अगर आपने एनुअल रिटर्न बहुत जल्दी फाइल कर दी, मान लीजिए आपने जुलाई में ही फाइल कर दी, तो फिर लिमिटेशन आपका जुलाई हो जाएगा। पर ये सिनेरियो जनरली हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, बिकॉज प्रैक्टिकली इंडिया में लोग ड्यू डेट से पहले फाइल करने की तो बहुत कम ही सोचते हैं। तो रफली टाइम लिमिटेशन 18-19 के लिए क्या बनेगा? 20 अक्टूबर 2019। क्या मैं क्लियर हूं सबको? अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो टाइम लिमिटेशन है ये लिखी गई है सेक्शन 16(4) में। टाइम लिमिटेशन लिखी गई है सेक्शन 16(4) में। तो अब जरा मैं अपने एग्जाम्पल पर इसे अप्लाई करूं। मान लीजिए ये इनवॉइस जो था दिसंबर का इनवॉइस था, सामने वाले पर्सन ने इस इनवॉइस का क्रेडिट इमीडिएटली बुक कर लिया। अगर वो इमीडिएटली बुक नहीं करता तो वो इसको बाद में भी बुक कर सकता था, सब्जेक्ट टू टाइम लिमिटेशन ऑफ 16(4). और वो टाइम लिमिटेशन क्या होती? 18-19 साल के लिए वो टाइम लिमिटेशन होती 20 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, जरा ध्यान रखिएगा। अब अगर डेबिट नोट बाद में इशू किया गया और सामने वाला पर्सन अब डेबिट नोट बेस क्रेडिट ले रहा है, तो इस डेबिट नोट बेस क्रेडिट लेने के लिए डेबिट नोट जैसे ही आपको मिला आप क्रेडिट ले लो। पर अगर आपने नहीं लिया, बाद में अगर आप लेंगे, तो यहां पे ध्यान में रखना है डेबिट नोट बेस क्रेडिट लेने के लिए जो टाइम लिमिटेशन 16(4) ने लिखी है, वो टाइम लिमिटेशन डेबिट नोट जिस साल में इशू हुआ उस साल से काउंट नहीं होगी, rather देन उस डेबिट नोट का जो अंडरलाइंग इनवॉइस था वो उस इनवॉइस के साल से काउंट होगी, विच इज टोटली लॉजिकल बट इट इज सो। इनवॉइस कटा 18-19 में, तो इस इनवॉइस बेस्ड क्रेडिट की टाइम लिमिटेशन 18-19 से लिंक है। डेबिट नोट कटा है अगले साल में, इसकी टाइम लिमिटेशन कायदे से लॉजिकली इसके साल से कंप्यूट होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। डेबिट नोट के क्रेडिट लेने के लिए भी टाइम लिमिटेशन जो होगी वो डेबिट नोट के साल से नहीं, वो उसका अंडरलाइंग इनवॉइस जो था उसके टाइम लिमिटेशन से चलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर जुलाई 2019 का डेबिट नोट है
और आपने उसका इमीडिएटली क्रेडिट बुक नहीं किया और कोई आपसे पूछे कि उसका क्रेडिट आप कब तक बुक कर सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा 20 अक्टूबर 2019, क्योंकि आप 19-20 नहीं देंगे कि आप 18-19 के रेफरेंस में टाइम लिमिटेशन काउंट करेंगे। ये लॉजिकल नहीं है, इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट को भेजे गए हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट फॉर द एग्जाम, जस्ट फॉर योर नॉलेज, फाइनेंस बिल 2020 जो कि अभी 28 फरवरी को प्रेजेंट किया गया है, उसमें इस बात को लेकर के अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। अब देखो वो अमेंडमेंट पास हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, बट सो फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न्ड, आपको ध्यान में रखना है इनवॉइस के बेस पर क्रेडिट ले रहे हो, लिमिटेशन इनवॉइस का साल है। डेबिट नोट के बेस पर क्रेडिट ले रहे हो, लिमिटेशन डेबिट नोट का साल नहीं है, इनवॉइस का ही साल है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा डेबिट नोट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो बन सकता है, उसको और सुन लीजिए। एक सप्लायर है, सप्लायर ने बेटा टैक्स इनवॉइस रेस किया, सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस जो था वो रेस किया, सप्लायर डेबिट नोट जो है वो रेस करता है। अब डेबिट नोट एक सप्लायर जो रेस करता है, एज यू नो डेबिट नोट वो रेस क्यों करता है, जब उसे पता चलता है जी उससे जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कम चार्ज हुई है, या ओरिजिनल जो जीएसटी की रेट थी वो कम चार्ज हुई है, तो वो बाद में उस कमी पेशी के लिए क्या इशू करता है, डेबिट नोट। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि सप्लायर ने ओरिजिनली मान लीजिए 10,000 रुपये की वैल्यू चार्ज करी थी और जीएसटी 5% की रेट से चार्ज किया था, जबकि जीएसटी की एक्चुअल रेट 12 थी। अब पता है कहानी क्या हो सकती है, एक्चुअल रेट 12 थी, इस बात की नॉलेज उसे बाद में होती है। पहले वो समझता था 5 थी, पर 12 है, इस बात की नॉलेज उसे बाद में होती है। तो जैसे ही उसे नॉलेज हुई उसने क्या किया, डेबिट नोट रेस कर दिया। अब वो डेबिट नोट रेस कर लेगा, आपको डेबिट नोट दे देगा, आप क्रेडिट ले लेना। दूसरी सिचुएशन पता है क्या हो सकती है कि उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि 12% है, वो ये समझता था 5 ही है, लेकिन ऑफिसर ने उसे बताया, जब ऑफिसर उसके ऑडिट वगैरह के लिए आए तो उन्होंने उसे बताया 5% करेक्ट रेट नहीं है, 12% है। और ऑफिसर को ये लग रहा है कि ये आदमी मेलाफाइड नहीं था, ये बोनाफाइड था। तो ऑफिसर ने उसको कहा जी भाई साहब तुम्हारे खिलाफ हम बोनाफाइड प्रोसीडिंग कर रहे हैं, सेक्शन 73 में डिमांड ऑर्डर निकाल रहे हैं, 5% नहीं था 12 था, और तुम हमें जेन्युइन लग रहे हो, तो ये डिमांड ऑर्डर है, तुम 7% और पे करो। अब डिमांड ऑर्डर आने के बाद इसको ये पता चला है जी भाई साहब रेट जो थी वो 12% थी, तो इसने क्या डिमांड ऑर्डर आने के बाद भी डेबिट नोट ये रेस कर सकता है? तो आंसर इज यस। जीएसटी का लॉ आपको ये अलाउ करता है कि ऑफिसर आपके खिलाफ डिमांड निकाल चुका है, आप उसके बाद भी उस टैक्स को पे करने के लिए डेबिट नोट रेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑफिसर ने अगर आपके खिलाफ डिमांड सेक्शन 73 में निकाली है तो आप डेबिट नोट नॉर्मल तरीके से इशू कर सकते हैं और सामने वाला नॉर्मल तरीके से उसका क्रेडिट ले सकता है। पर अगर ऑफिसर ने आपके खिलाफ जो डिमांड निकाली है वो 74 में निकाली है, उसने आपको फ्रॉडलेंट समझते हुए डिमांड निकाली है, तो उस केस में आप जो डेबिट नोट इशू करेंगे उस डेबिट नोट के बेस पर आगे क्रेडिट मूव नहीं होगा। यह एश्योर कराने के लिए उन्होंने कई जगह प्रोविजंस बनाए हैं। चार्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगर एक सप्लायर डेबिट नोट इशू करता है, खुद से गलती पकड़ता है, अपनी गलती ठीक करके टैक्स भरता है और डेबिट नोट सामने दे देता है, सामने वाला आईटीसी ले लेगा। पर अगर खुद से उसने डेबिट नोट इशू नहीं किया, उसके खिलाफ डिमांड निकाली गई, उससे टैक्स भरवाया उसके ऑफिसर ने, अब उसके मन में आया ये जो टैक्स है ये मुझे अपने रेसिपिएंट से ले लेना चाहिए, तो यहां पर स्टोरी में ध्यान रखिएगा, अगर उसके खिलाफ डिमांड बोनाफाइड निकाली थी उसके ऑफिसर ने, तो वो उस टैक्स को अपने रेसिपिएंट से रिकवर कर सकता है, अपना डेबिट नोट देगा, आगे आईटीसी चला जाएगा। पर अगर उसके ऑफिसर ने उसके खिलाफ मेलाफाइड केस में डिमांड निकाली थी, तो अब वो अपने रेसिपिएंट से उस पैसे को रिकवर तो कर सकता है, उसको मना नहीं किया गया, पर वो जो पैसा अब रिकवर करेगा उसका चेन में आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके लिए इन्होंने क्या क्या काम कर रखा है, उन्होंने बोला जी अगर डिमांड ऑर्डर मेलाफाइड वाला आया और उसके बाद आप डेबिट नोट इशू करेंगे तो उस डेबिट नोट पर आपको लिखना होगा क्लियर कट कि इस डेबिट नोट के बेस पर आईटीसी एडमिसिबल नहीं है। आप ले अपना जीएसटी, अगर आपका रेसिपिएंट आपको देने से तैयार है तो आप उससे अपना ले जीएसटी, पर वो रेसिपिएंट को आप डेबिट नोट में क्लियर कट लिख के देंगे कि भाई साहब इसका तुम्हें आईटीसी नहीं मिल सकता। इसके अलावा जो रेसिपिएंट होगा, उन्होंने उस रेसिपिएंट को भी एक क्लियर कट मैसेज दिया,
उन्होंने सेक्शन 17(5) में लिखा, उन्होंने सेक्शन 75 में लिखा कि इंडिया का हर रेसिपिएंट इस बात को ध्यान में रखे, डेबिट नोट के बेस पर भी क्रेडिट मिलते हैं, पर अगर जिस सप्लायर ने डेबिट नोट इशू किया है उसने डेबिट नोट सेक्शन 74 वाला टैक्स पे किया था, उसका किया है, तो वो वाले टैक्स का आईटीसी ब्लॉक्ड है, वो वाले टैक्स का आईटीसी ब्लॉक्ड है। प्रोविजन जरा ध्यान में रखिएगा, दोबारा दोहरा देता हूं। गवर्नमेंट ने दो जगह कंट्रोल किया। उन्होंने सबसे पहले ये बोला अगर कोई फ्रॉडलेंट पर्सन पकड़ा जाता है, उससे जीएसटी भरवाया जाता है, तो वो क्या उस जीएसटी का क्रेडिट अपने रेसिपिएंट को पास ऑन कर सकेगा? उन्होंने बोला नहीं। उस सप्लायर को उन्होंने ऑब्लाइज किया कि सप्लायर तुम इस जीएसटी को अगर रेसिपिएंट से लोगे भी तो तुम्हारे डेबिट नोट पर क्लियर कट मैसेज होगा कि इस डेबिट नोट के बेस पर आईटीसी एडमिसिबल नहीं है। सप्लायर इस बात का ध्यान में रखना। और दूसरा, रेसिपिएंट को उन्होंने क्लियर कट ये मैसेज दिया कि रेसिपिएंट तुम इस बात का ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारा सप्लायर तुम्हें डेबिट नोट दे रहा है और डेबिट नोट में वो तुमसे जीएसटी ले रहा है, पर जीएसटी वो है जो सेक्शन 74 में फ्रॉड के केस की वजह से उसने पे किया है, तो ये वाला जो जीएसटी है ये वाला आईटीसी के लिए एडमिसिबल नहीं है, इसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। ये बात उन्होंने सेक्शन 17(5) में जो है वो लिखी हुई है। तो आप सिंपली जो है वो चार्ट को कैसे ध्यान में रखेंगे? आप ऐसे ध्यान में रखेंगे, टैक्स इनवॉइस गया, क्रेडिट ले लो, डेबिट नोट सप्लायर ने खुद से मिस्टेक ठीक करी, क्रेडिट ले लो, सप्लायर की चोरी पकड़ी गई थी, डिमांड निकली थी 73 में निकली थी, डेबिट नोट दे रहा है, क्रेडिट ले लो, 74 में निकली थी तो फिर क्रेडिट नहीं ले सकते। बात क्लियर हो गई है जी? चलिए जी वापसी आते हैं 16(2)(a) के। तो मैंने सारे पॉइंट बेटा आपके साथ कवर कर दिए। रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट था, बट क्रेडिट शर्तों के सब्जेक्ट टू था, तो सबसे पहली शर्त यह थी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। हो गई सब बातें कंप्लीट, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या थी? जिन भी गुड्स या सर्विसेज का आप क्रेडिट मांग रहे हो वो गुड्स या सर्विस आपने एक्चुअल में रिसीव कर लिए हो, वो गुड्स या सर्विस आपने एक्चुअल में रिसीव कर लिए हो। अच्छा, अब यहां ध्यान में रखना जरा, मान लीजिए आपने किसी सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया 1 लाख यूनिट का, उसने 1 लाख यूनिट का इनवॉइस काट दिया। अब लेकिन वो जो 1 लाख यूनिट थे वो आपको इकट्ठे डिस्पैच नहीं कर रहा, वो आपको डिस्पैच करेगा इन लोट्स। अभी 20,000 भेज रहा है, फिर उसके बाद 30,000 भेजेगा, फिर उसके बाद 50,000 भेजेगा। तो अब इनवॉइस कितना है? 1, पर आपको जो रिसीट हो रही है वो हो रही है इन 3 पार्ट्स। तो बेटा जीएसटी के लॉ ने ये लिख रखा है, आप सबको याद होगा, इनवॉइस 1 है, इनवॉइस मिल गया, लोट्स में अगर रिसीव हो रही है तो आपको जैसे जैसे रिसीव हो रहे हैं वैसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब आपको टोटल रिसीव हो जाएंगे तब आप अपना टोटल क्रेडिट जो होगा वो बुक करेंगे। तो पहला लोट आएगा कोई क्रेडिट मत लेना, दूसरा लोट आएगा कोई क्रेडिट मत लेना, तीसरा लोट जब आएगा तब अपना सारा क्रेडिट लेना। छोटी सी बात है, कोई टेक्निकल बात नहीं है। और अगर ये बात आपको तकलीफ देती है तो फिर कभी ऐसा काम ही मत करो कि इनवॉइस 1 बनवाओ और डिलीवरी 3 पार्ट में लो। अगर 20,000 लेने हैं अभी तो 20,000 का इनवॉइस बनवाओ, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 का इनवॉइस बना, 20,000 आगे क्रेडिट ले लिया। चलिए जी बात खत्म होती है। एक रिसीट को लेकर के अगली पॉइंट ये था बिल टू शिप टू। आपको याद होगा कई बार क्या होता है, मैं गुड्स खरीदता हूं, अपने वेंडर को कहता हूं ये गुड्स मैं खरीद रहा हूं, इसका बिल मुझे देना, लेकिन इसको मेरे पास मत भेजना, इसको फलानी जगह पर भेज देना। इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बिल टू शिप टू। अब बिल टू शिप टू के केस में मेरे पास इनवॉइस आएगा बट गुड्स मेरे पास नहीं जाएंगे, बिकॉज गुड्स मैंने किसी और व्यक्ति को रिसीव कराए हैं। ऐसे केसेस के लिए लॉ ने लिखा हुआ है कि जब किसी थर्ड पर्सन को वो गुड्स रिसीव कराए जाते हैं आपके बिहाफ पर, तो जैसे ही थर्ड पर्सन को गुड्स मिलेंगे ये मान लिया जाएगा कि आपको गुड्स मिल गए हैं और आप अकॉर्डिंगली उसका आईटीसी ले सकते हैं। तो यहां डायग्राम में मैंने एक्चुअल रिसीट के साथ वर्ड लिख दिया डीम्ड रिसीट, जो कि बिल टू शिप टू वाले केसेस में जो होगी वो काम होगी। अच्छा, बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस में ये ध्यान में रखिएगा, इसमें सिर्फ गुड्स नहीं होते, इसमें सर्विसेज भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सर्विस कोई ले रहे हैं, सामने वाले को कह रहे हैं जी ये सर्विस मैं तुमसे ले रहा हूं, इसकी बिलिंग मुझको करना, पर ये सर्विस जाकर के उधर देनी है तुम्हें मेरे कस्टमर को। तो अगेन ये भी बिल टू शिप टू है, गुड्स हो या सर्विस हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जिस थर्ड पर्सन को वो गुड्स या सर्विस अवेलेबल कराई है, जैसे ही उसको वो अवेलेबल हो जाएगी वो रिसीव कर लेंगे, आप जो होगा वो अपना आईटीसी ले पाएंगे। 16(2)(c), the most and the most important one. 16(2)(c), most and the most important one, प्लीज ध्यान में रखना।
इनवॉइस आपके पास है, गुड्स आपने रिसीव कर लिए हैं, और सी को एक बार छोड़ दो तो डी की अगर बात करूं तो आपने इस सप्लाई का आईटीसी अकाउंट फॉर करते हुए अपनी रिटर्न भी भर दी है। जनवरी का एग्जांपल ले लेता हूं, आपने जनवरी में कुछ गुड्स रिसीव किए, इनवॉइस आपके पास है उनका, और आपने उसका आईटीसी सेल्फ असेस करके जनवरी की जो आपकी रिटर्न गई जीएसटीआर 3B वो भी जो है वो डाल दी है। तो आप 16(2)A, B एंड D इन सबको पूरा कर रहे हो, लेकिन मेरा 16(2)C सबसे बड़ी बात कहता है कि ये जो भी आपको आईटीसी लेना है, ये आईटीसी सब्जेक्ट टू द कंडीशन की जो कंसर्न सप्लायर है उसने इसकी पेमेंट जो है वो सरकार को कर दी हो। अगर उसने पेमेंट सरकार को नहीं करी है तो फिर आप आईटीसी लेने की शर्त को कंप्लीट नहीं कर रहे हो। अच्छा, इसमें लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आप कहोगे सर मुझे क्या पता उसने पेमेंट कर दी है या नहीं कर दी है, तो लॉ ने क्या कह रखा था, आप ये प्रिज्यूम कर लेना कि वो अच्छा आदमी है और आप आईटीसी ले लेना, पर वो प्रोविजनल समझा जाएगा। बाद में पोर्टल इस चीज को क्रॉस चेक करेगी कि उसने पे किया या फिर नहीं किया, और अगर उसने पे नहीं किया ऐसा पाया गया तो गवर्नमेंट आपको यह कह देगी कि आपके एंड पे से 16(2)C का डिफॉल्ट हो गया है, तो जो क्रेडिट आपने लिया था वो रिकवरेबल बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसकी ज्यादा क्लैरिटी देता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। 16(2)C मान लीजिए एक रेसिपिएंट विजुलाइज करो, डायग्राम पर जरा ध्यान देना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक रेसिपिएंट है और हम लेट्स सपोज जैन 2020 इसका हैंडल कर रहे हैं। तो इस रेसिपिएंट के पास कुछ इनवर्ट सप्लाई आई जिसका प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इसके पास है, इसने वो रिसीव करी हैं। तो 16(2)A डॉक्यूमेंट इसके पास है, सप्लाई रिसीव कर चुका है, 16(2)B सेटिस्फाइड है। अब ये सप्लाई जिन सप्लायर से आई है उन्होंने इसका टैक्स सरकार को भरा या नहीं भरा उसके बारे में इसे कुछ नहीं पता, तो ये मान के चल रहा है कि जिनसे इसने माल खरीदा है वो भरेंगे, अच्छे लोग हैं भरेंगे। तो 16(2)C को हम साइड रख लेते हैं, ये मान के चलेगा कि वो अच्छे लोग हैं भरेंगे, तो ये अकॉर्डिंगली क्रेडिट लेगा। अब ये क्या करता है, जनवरी में जो भी सप्लाई इसने रिसीव करी जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट इसके पास है, इसने उन सारी सप्लाईज का जो भी जीएसटी पेड था उसका आईटीसी क्लेम किया और अपनी जो रिटर्न थी जनवरी की जीएसटीआर 3B जो इसने 20 फरवरी को भरी होगी, उस रिटर्न में उस आईटीसी की फिगर दे दी। थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जरा टेक्निकल पॉइंट है। जनवरी में जो भी इसने सप्लाई रिसीव करी टैक्स इनवॉइस के साथ, उसने उसका आईटीसी सेल्फ असेस करके अपनी जनवरी महीने की जो भी जीएसटीआर 3B उसने फाइल करी, सेल्फ असेस करके उसने उसमें क्लेम कर लिया। तो ध्यान में रखिएगा 16(2)A कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट इसके पास है, B कंप्लीट है, सप्लाई रिसीव हो रखी है, एंड D भी कंप्लीट है कि इसने जो है वो रिटर्न फाइल कर दी। अब इसने इस बेसिस पर क्रेडिट जो था वो अवेल कर लिया। अब कंडीशन सिर्फ क्या रह गई, 16(2)C। 16(2)C ये कहती थी जी आप शुरुआत में तो क्रेडिट ले लेना, ये प्रिज्यूम करके कि आपके सप्लायर अच्छे हैं, टाइम से पे करेंगे, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, पर बाद में हम चेक करेंगे कि एज अ रेसिपिएंट आपने जो आईटीसी क्लेम किया है, क्या आपके जो सप्लायर है उन्होंने भी उसको एक्चुअल में पे किया है। अगर आपके सप्लायर ने एक्चुअल में पे किया होगा तो उन्होंने पोर्टल पर डिटेल डाली होगी, तो ऑफिसर उन डिटेल से चेक कर लेगा कि क्या सप्लायर ने पे कर दिया है। अगर सप्लायर ने पे कर दिया तो एज अ रेसिपिएंट वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, पर अगर सप्लायर ने पे नहीं किया तो फिर वो रेसिपिएंट को परेशान करेंगे। वो रेसिपिएंट को बोलेंगे देखो सप्लायर ने पे नहीं किया तो 16(2)C वायलेट हो गई है, आपने जो क्रेडिट क्लेम किया है वो बनता नहीं है, उसकी रिकवरी करेंगे। आई होप यू आर क्लियर। तो अब बेटा वो मान लीजिए आपने जो सामान खरीदा था वो इन 4 सप्लायर से खरीदा था,
जो आपने जनवरी के महीने में क्रेडिट क्लेम किया है ना, वो क्रेडिट आपने जिन सप्लायर से डील किया था जनवरी में, लेट्स सपोज वो 4 सप्लायर थे, अब सप्लायर 1 2 3 4 पोजीशन सप्लायर नंबर 1, इसने अपनी GSTR 1 एंड GSTR 3B दोनों फाइल करी थी। GSTR 1 और GSTR 3B आई होपफुली सबको पता है। GSTR 1 में क्या करना होता है, GSTR 1 इज योर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। GSTR 1 में पर्सन क्या करता है, उसने जो जो माल बेचा उसकी डिटेल डालता है, उसमें टैक्स पेमेंट नहीं होती, सिर्फ डिटेल डालता है। एंड GSTR 3B क्या होता है, उसमें वो टैक्स पेमेंट करता है। ठीक है, तो GSTR 1 इज योर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दैट एवरीबॉडी नोज। GSTR 3B इज योर रिटर्न जिसमें टैक्स पेमेंट जो है वो करता है। तो हमारे सामने 4 सप्लायर हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सप्लायर नंबर 1, इसने क्या किया, इसने अपनी GSTR 1 भी फाइल कर दी एंड GSTR 3B भी फाइल कर दी। मतलब इसने जो माल आपको बेचा था वो GSTR 1 में प्रॉपर डिक्लेयर किया और उसका जो भी टैक्स बनता था वो GSTR 3B में जो था वो इसने प्रॉपर्ली पे कर दिया। क्या एज अ रेसिपिएंट आप इस सप्लायर को अच्छा समझ के क्रेडिट लेकर के बैठे थे और ये सप्लायर अच्छा ही निकला? यस, आपका क्रेडिट वैलिड है, आपके क्रेडिट पर कोई भी आंच नहीं आएगी। उसकी GSTR 1 फाइल्ड है, आपके 2A में वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उसने 3B से टैक्स भी पे कर दिया है, तो आपने अगर ITC लिया है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लायर नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा। सप्लायर नंबर 2 ने क्या किया, उसने GSTR 1 तो फाइल कर दी लेकिन उसने GSTR 3B फाइल नहीं करी। उसने GSTR 1 तो फाइल कर दी बट 3B फाइल नहीं करी। मतलब क्या हुआ जी बच्चों, GSTR 1 फाइल कर देने का मतलब क्या हुआ, उसने अपनी आउटवर्ड सप्लाई तो डिक्लेयर कर दी, वो आपके 2A में भी रिफ्लेक्ट हो गई होगी, लेकिन उसको GSTR 3B में जो टैक्स पेमेंट करनी थी वो टैक्स पेमेंट उसने नहीं करी। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि उसने टैक्स पेमेंट नहीं करी तो ऑफिसर हैज अ राइट टू से जी सर वी आर सेट टू से यू, पर आपका सप्लायर अच्छा आदमी नहीं था। आपने तो ये सोच के क्रेडिट लिया था कि वो भर देगा, बट उसने एक्चुअल में भरा नहीं है, और क्योंकि उसने एक्चुअल में टैक्स भरा नहीं है तो हम आपसे ITC रिकवर करेंगे। आप कहोगे मेरे 2A में लेकिन आ रहा है। सर वो 2A में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने GSTR 1 में डिक्लेयर किया था कि आपको बेचा है, पर उसका जो टैक्स था वो उसने नहीं भरा, बिकॉज GSTR 1 इज सिंपल डिक्लेरेशन, पेमेंट तो 3B से होती है, और सर क्योंकि उसने भरा नहीं है तो 16(2)C आपके एंड पर अनफुलफिल्ड ही रह गई है। आपको रिकवरी जो होगी वो फेस करनी पड़ेगी। बात तकलीफ दे है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने सप्लायर से प्रॉपर इनवॉइस पर माल खरीदा, उसे पैसे भी दिए हैं, लेकिन बेटा लॉ ऐसा ही है, स्ट्रिक्टली एज पर लॉ 16(2)C आपके एंड पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है एंड आप लायबल टू रिकवरी जो है वो बन जाते हैं। अब आप इसे कोर्ट में चैलेंज करें, कोर्ट में जाकर के आप जो मर्जी कहें जी मेरी क्या गलती है, कोर्ट आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी बोले, कोर्ट आपके प्रति एक अच्छा एटीट्यूड रखे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज अ स्टूडेंट प्लीज ध्यान में रखिएगा, एज पर लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ, रिकवरी आपके अगेंस्ट बन जाती है। चलो अगली बात सुनो। मान लीजिए अब सप्लायर नंबर 3, आपका एक सप्लायर ऐसा भी था जिसने GSTR 1 नहीं भरी लेकिन GSTR 3B फाइल कर दी। इसका क्या मतलब हो गया, उसने GSTR 1 नहीं भरी, मतलब उसने ये तो नहीं बताया कि कहां कहां सामान गया, किस किस को बेचा, पर उसने GSTR 3B में जो टैक्स बनता था वो जो है वो पे कर दिया। अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा और टेक्निकल पॉइंट है। अगर आपके सप्लायर ने GSTR 1 नहीं भरी पर 3B फाइल कर दी, 3B फाइल करने का मतलब उसने टैक्स तो पे कर दिया। अब अगर उसने टैक्स पे कर दिया तो कायदे से उसने टैक्स पे कर रखा और आपने ITC ले रखा है, 16(2)C फुलफिल हो गया, 16(2)C फुलफिल हो गया। पर प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब क्योंकि उसने GSTR 1 नहीं भरी तो उसने 1 नहीं भरी तो आपके 2A में भी ये एंट्री नजर नहीं आएगी, आपके 2A में भी एंट्री नजर नहीं आएगी। 1 से 2A चलता है, आप सबको पता है। अब उसने भले ही टैक्स पे कर दिया हो, 16(2)C कंप्लीट हो गई हो, लेकिन प्लीज आप ध्यान में रखिएगा अगर उसने 1 नहीं भरा तो आपकी ये सप्लाई 2A में नजर नहीं आएगी, और अगर आपकी ये सप्लाई 2A में नजर नहीं आएगी तो इस सप्लाई के ऊपर आपने क्रेडिट तो फुल लिया था लेकिन
आपको अब यहां 36(4) प्रॉब्लम दे देगा। दोबारा बोलू, दोबारा सुनिएगा। सप्लायर नंबर 3 ने जीएसटीआर 3 भी भर दी, टैक्स पे कर दिया, आपने क्रेडिट ले रखा है, तो यहां 16(2)(c) पूरा हो गया। लेकिन प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब उसने अगर 1 नहीं भरी है तो आपके 2A में ये सप्लाई नहीं आएगी, और अगर आपके 2A में ये सप्लाई नहीं आएगी तो आपको याद है न्यूली इंसर्टेड 36(4) उसने क्या बोला था कि अगर कोई भी सप्लाई ऐसी है जो कि आपकी 2A में नहीं आती है तो आप इस सप्लाई के रिस्पेक्ट में फुल आईटीसी का खाप भूल जाओ, आपको रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी, आपको रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी मिलेंगे जी, रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी 36(4) में, याद है ना वो। अब अगर आपने ले रखा है फुल आईटीसी, जबकि 36(4) में बनता है रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी, एज एन एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आपने ले रखा है 2 लाख का फुल आईटीसी, जबकि 36(4) अगर अप्लाई कराया जाए तो आपका बनता है सिर्फ 60,000 का आईटीसी। तो यहां जो 1,40,000 का आईटीसी आपने ज्यादा ले रखा है वो जो है वो रिकवरेबल जो है वो बन जाता है, वो जो है वो रिकवरेबल जो है वो बन जाता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, लास्ट सिचुएशन, आपने सप्लाई ली, सप्लाई नंबर 4, और वो एक ऐसा सप्लायर है उसने ना तो जीएसटीआर 1 भरी ना ही उसने जीएसटीआर 4 भरी, सॉरी जीएसटीआर 3 भी भरी। तो ये सप्लायर तो टोटली डिफॉल्टर है, इसने बताया नहीं क्या बेचा, किसको बेचा, ना ही कोई टैक्स पे किया। तो यहां तो केस सिंपल है बेटा, इसने टैक्स पे नहीं किया तो आपका जो आईटीसी था वो रिकवरेबल बन जाएगा, क्योंकि 16(2)(c) की कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई। तो ये एक चार्ट है, बहुत बेहतर रहेगा कि आप इसको एक बार अपने हाथों से बना करके लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें कि उसके जीएसटीआर 1 ना भरने पर क्या इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है, उसका जीएसटीआर 3B ना भरने पर जो है वो क्या इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है। आपको पूरी प्रैक्टिकल पोजीशन जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। am I क्लियर? ठीक है जी। सो 16(2)(c) का डिस्कशन भी आपके साथ मेरा कंप्लीट हुआ बेटा। 16(2)(c) तो ले दे करके अब ये 16(2) में ABCD जो है बेटा सारी बातें कंप्लीट हो जाती है, सारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद मिसलेनियस आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें तो सिंपल आसानी सी बातें हैं। 16 सबसेक्शन 3 में एक प्रोहिबिशन लगी हुई है। 16 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स या कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है जिस पर जीएसटी पेड है और अब आप इसका लेना चाहते हो आईटीसी, तो अगर आप इस जीएसटी का आईटीसी लेना चाहते हो तो आप ये ध्यान में रखें कि फिर आप जब इस मशीनरी पर कैपिटल गुड्स पर डेप्रिसिएशन ले तो उस डेप्रिसिएशन को लेते टाइम जीएसटी जो है उसको आप कॉस्ट में इंक्लूड ना करें। अगर आप कोई मशीनरी खरीद करके लाई हो 10 लाख प्लस जीएसटी, आप जीएसटी का अगर आईटीसी लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपनी मशीनरी की कॉस्ट 10 लाख समझनी है और सिर्फ 10 लाख पर डेप्रिसिएशन लेना है। और अगर आपने डेप्रिसिएशन लेते टाइम 10 लाख प्लस जीएसटी पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया इनकम टैक्स में, तो फिर आप आईटीसी लेने के हकदार नहीं है, डेफिनेटली डबल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, टाइम लिमिटेशन। ये कहता है जी टाइम लिमिटेशन, आईटीसी लेने का आपको जो राइट सेक्शन 16 ने दिया है ना उसमें एक टाइम लिमिटेशन लगा रखी है। नॉर्मली तो क्या होगा, हर आदमी आईटीसी इमीडिएट लेना चाहेगा, आज एलिजिबल हूं तो आज ही ले लूं, बट बेटा बहुत बार ऐसे होता है कि आप इमीडिएटली नहीं ले पाते। ना ले पाने की वजह क्या हो सकती है, आपसे छूट गया, आपने किसी इनवॉइस को मिस कर दिया, या फिर किसी इनवॉइस की एलिजिबिलिटी को लेकर के आपके पास डिस्प्यूट था, आपने कोई चीज ली थी बट आप कंफ्यूज थे कि इसका आईटीसी एडमिसिबल है या ब्लॉक्ड है, तो आप उसके बारे में अभी तय करना चाहते थे कि रिसर्च करके आप या कंसल्टेंट से ओपिनियन लेकर के तय करना चाहते थे इसका आईटीसी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको टाइम लग गया। तो बात यह है कि क्या ये आईटीसी बाद में लिया जा सकता है, तो 16(4) ये कहता है टेंशन ना ले, जो आईटीसी अभी नहीं लिया ये आप बाद में भी ले सकते हो, पर बाद में लेने की एक टाइम लिमिटेशन होगी, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी ले लो। वो टाइम लिमिटेशन सेक्शन 16(4) ने सेट करके दिया और उन्होंने बोला है कि आप ये जो भी फाइनेंशियल ईयर है आपके पास एक सप्लाई इस साल में इनवॉइस के साथ आई थी, आप उसके लिए जो क्रेडिट ले सकते हैं वो मैक्सिमम साल खत्म होने के बाद जो सितंबर के महीने की रेगुलर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर, उस दिन तक आप आईटीसी ले सकते हैं। या आपको इस साल के लिए इस रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है,
उसको आप जिस दिन फाइल कर रहे हैं वो एक्चुअल डेट, ये थोड़े से वर्ड्स आपको स्पेसिफिकली याद रखने हैं। इनवॉइस जिस साल का है उस साल खत्म होने के बाद जो सितंबर आएगा उसकी रेगुलर रिटर्न की ड्यू डेट, रेगुलर रिटर्न से मेरा मतलब हो गया जैसे जीएसटी या 3B, उसकी ड्यू डेट विच इज 20 अक्टूबर, या फिर इस साल की एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, वो जो होगा वो आपका टाइम लिमिटेशन जो होगा वो डिफाइन करेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकली ये जो 20 अक्टूबर है ये आपकी ड्यू डेट बनती है ज्यादातर केसेस में, बिकॉज एनुअल रिटर्न जनरली लोग जो हैं वो लेट ही फाइल जो है वो करते हैं। बट एग्जाम के लिए तो आप ऐसे ही लिख के आएंगे कि टाइम लिमिटेशन ऑफ अर्लियर ऑफ दीज टू, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज गोइंग टू बी 20th अक्टूबर। इसके बाद आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 16। अच्छा, सेक्शन 16 में एक लास्ट स्टोरी और जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है जी, अगर आप कोई सप्लाई लेते हैं तो मेक श्योर जो सप्लायर है उसको आप उसकी पेमेंट टाइम से कर दें। अगर आपने कोई सप्लाई ली लेकिन उसके सप्लायर को आपने टाइम से पेमेंट नहीं करी तो फिर आपके आईटीसी को गवर्नमेंट छीन लेती है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट सेक्शन 16 ने इस बात के प्रोविजन बना रखे हैं। डायग्राम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने मई के महीने में कोई इनवर्ट सप्लाई ली, आपने सप्लाई रिसीव करी, इसका टैक्स इनवॉइस आपके पास है, इसका सप्लायर भी अच्छा है, वो ड्यू डेट पर मान लीजिए पे भी कर देता है, और आपने रिटर्न के थ्रू जो है इसका आईटीसी जो है वो क्लेम कर लिया। तो आपने सेक्शन 16 की सारी शर्तें पूरी कर रखी है। रिपीट करना चाहूंगा, इनवॉइस आपके पास है, सप्लाई आपने मई में रिसीव करी है, सी लेट्स सपोज सप्लायर ने भी टाइमली पे किया है, एंड डी आपने रिटर्न फाइल करके इसका आईटीसी क्लेम कर लिया। अब ये कहते हैं भाई साहब, अब ये जो सप्लाई थी, अगर आपने सप्लाई सप्लायर को उसी टाइम कैश पे करके ली थी, बैंक से चेक दे के ली थी, तो कोई इशू नहीं। बट अगर आपने सप्लायर से उधार पर यह माल खरीदा था तो आप क्रेडिट तो ले लो, पर मेक श्योर उस सप्लायर को उसका पैसा, टोटल पैसा सप्लाई प्लस जीएसटी, वो आप 180 दिन के अंदर जो है वो पे कर दे। अगर आप 180 दिन के अंदर पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा है फिर आपको आईटीसी जो होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं जी क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? उन्होंने बोला जी बस कंट्रोल है हमारा, 180 दिन में आपके बिल सेटल्ड होने चाहिए। 180 दिन अच्छा खासा पीरियड है। 180 दिन में आप अपने जितने भी परचेजेस के, एक्सपेंसेस के अनपेड बिल है उनको जरूर पे कर दे। नहीं करते हैं तो फिर आपको अपना आईटीसी जो होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा। 180 दिन कहां से गिनने हैं? जिस भी सप्लाई का आपने क्रेडिट लिया है उस सप्लाई का इनवॉइस आपके पास होगा, उसकी इनवॉइस डेट से 180 दिन के अंदर उस इनवॉइस की पेमेंट हो जानी चाहिए। नहीं हुई तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने जो आईटीसी लिया था उसको आप रिवर्स कर दें। और रिवर्स कैसे करेंगे? जितना क्रेडिट था बेसिकली उतना ही आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। आप जो अपनी रिटर्न भरेंगे ना, उस रिटर्न में उतना एडिशन अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो कर देंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सबसे तकलीफदेह बात यह है कि सिर्फ आपको वो अमाउंट ही रिवर्स नहीं करना, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी 18% पर एनम जो है वो साथ में जो है वो पे करना है। अच्छा जी, और ये जो इंटरेस्ट है ये लोगों की बड़ी तकलीफ है। बहुत लोग कहते हैं ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं भी यही कहता हूं नहीं होना चाहिए, बट प्रेजेंटली है, एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन बड़ी स्पेशल है। इंटरेस्ट कब से कब तक का पे करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, आपने आईटीसी जिस दिन अवेल किया था उस दिन से लेकर के जिस दिन आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं उस दिन तक का इंटरेस्ट जो होगा वो आपको पे करना है। वर्ड पर ध्यान से सुनिएगा, आपने आईटीसी जिस दिन अवेल किया था उस दिन से जिस दिन आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं उस दिन तक का इंटरेस्ट पे करना है। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों ये वर्ड स्पेशल बोल रहा हूं? मई में आपकी सप्लाई आई थी जिसका इनवॉइस डेट है 10 मई। अब उसके 180 दिन में आपने पे नहीं किया और वो 180 दिन यहां कहीं मान लीजिए एक्सपायर हो रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं अब इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट किस दिन से? जिस दिन आईटीसी अवेल किया था। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर कोई सप्लाई 10 मई को आई थी तो आपने उसका आईटीसी अवेल 10 मई को नहीं किया था, रेदर देन 20 जून को किया था जब आपने उसकी रिटर्न जो है वो फाइल करी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मई में सप्लाई आई थी,
मई में जब वो सप्लाई आई थी उसका आईटीसी आपने अवेल कब किया था? अवेल आप कैसे करते हैं? रिटर्न फाइल करके। तो आपने अवेल कब किया था? जब आपने उस मई की जीएसटीआर 3B फाइल करी थी 20 जून। तो अवेलमेंट की डेट 20 जून ली जाएगी और इंटरेस्ट कब तक का पे करना है? जब तक आप उस आईटीसी को रिवर्स नहीं कर देते। और आईटीसी रिवर्स आप कैसे करेंगे? जैसे नवंबर में 180 दिन एक्सपायर हो रहे हैं, तो नवंबर की जो जीएसटीआर 3B 20 दिसंबर को जाएगी, आप उसमें रिवर्स करेंगे। तो अकॉर्डिंगली जो रिवर्सल की डेट ली जाएगी वो ली जाएगी 20 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, मई में सप्लाई आई है और नवंबर में 180 दिन एक्सपायर हो रहे हैं, पर आपकी अवेलमेंट की डेट 20 जून चलेगी एंड रिवर्सल की डेट जो होगी वो 20 दिसंबर चलेगी। इस पीरियड का आपको जो होगा वो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम पे करना पड़ेगा। बहुत हार्श प्रोविजन है, बहुत हार्श प्रोविजन है, पर लॉ कहता है। फॉर्चुनेटली इस हार्श प्रोविजन के 3 एक्सेप्शन है जहां पर लॉ ने इसे एप्लीकेबल नहीं कराया है, वो मैंने यहां सेपरेटली हाईलाइट किए हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी कोई सप्लाई आरसीएम में है जिसका आप ही को टैक्स भरना था और आप ही को क्रेडिट लेना था, तो उस वाली सप्लाई के ऊपर आपको ये 180 डेज वाला टेस्ट नहीं चेक करना है। दूसरा, आपने अगर कोई ऐसी सप्लाई ली है जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं करती है, शेड्यूल 1 का आपने कोई ट्रांजैक्शन लिया है, देन इन दैट सिचुएशन वहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वहां पेमेंट की बात ही नहीं आती, 180 डेज में मुझे पे ही नहीं करना है, तो वहां पर भी ये जो है वो अप्लाई नहीं होगा। एंड तीसरा एक्सेप्शन, कई बार ऐसे होता है कि मैं वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, स्कोप ऑफ सप्लाई फिक्स करता हूं, 10 लाख का कंसिडरेशन तय होता है, बट बाद में वेंडर जो है 10 लाख में से 2 लाख मुझसे किसी थर्ड पार्टी को पे करवा देता है और सिर्फ 8 लाख का बिल रेज करता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको याद हो, स्कोप ऑफ सप्लाई में अगर कंसिडरेशन 10 लाख तय हुआ था, बाद में मैंने थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दी, वो अपनी बिलिंग भले ही सिर्फ 8 लाख की भेजे, जीएसटी जो होगा वो 10 लाख का चार्ज करेगा। अब इस केस में आपने उसे 8 लाख पे किया है, 2 लाख किसी और को पे किया था। लो ये कहता है इस सिचुएशन में आपको ये 180 डेज वाली कंडीशन जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी। दैट पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपने रेसिपिएंट ने थर्ड पार्टी को दे दी और सप्लायर को नहीं दी, तो आपने थर्ड पार्टी को दे दी तो इफेक्टिवली आपने वेंडर को दे दी, ऐसा मानते हुए चला जाएगा और ये 180 डेज का कोई भी इंप्लीकेशन जो होगा वो आपके लिए खड़ा नहीं किया जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो इश्यूज बहुत सारे थे, हमने कोशिश करी आपके साथ कि हर इशू को डेप्थ में प्रैक्टिकल एंगल से डिस्कस किया जाए। इसके साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेक्शन 17। थैंक यू एवरीबॉडी।